ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। मैं आज हमारे जय श्री मुख्य दुर्गा वक्ता जी। साहब सरस्वती पुत्र श्री दिव्यांशु जैन साहब पधार चुके हैं। सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिव्यांशु सर से, सर अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर, और माइक्रोफोन अपना अनम्यूट कर लीजिए। दिव्यांशु सर। जी सर, जी सर। सर आपका भी वीडियो ऑन नहीं हुआ। एक सेकंड सर। जी। और सभी डेलीगेट से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अब आराम से बैठ के सुनिए आप सर को। किसी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा। देखिए आपके सबके माइक्रोफोन में, सबके सिस्टम में हैंड रेज का आइकन्स बने हुए हैं। आपका किसी को सवाल हो आप हैंड रेज करिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करके आपको कॉल कर दूंगा। तो मैं आज अपने सरस्वती पुत्र श्री दिव्यांशु जैन साहब का परिचय के लिए श्री छतरपुर मध्य प्रदेश से श्री शैलेश विश्वकर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, पहले एक उनका परिचय दे दें, फिर अपने सभी डेलीगेट्स को, उसके बाद फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। सर, सभी को प्रणाम करते हुए मैं आज के सरस्वती पुत्र श्री दिव्यांशु जैन जी का परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सी इंटर कोर्स कर चुके हैं, एडवांस अकाउंट का कोर्स कर रहे हैं, और फिलहाल में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। और बी कॉम इन्होंने फर्स्ट डिवीजन में पास किया। एमबीए फाइनेंस भी इन्होंने फर्स्ट डिवीजन में पास किया है। अभी फिलहाल में आप जो है एलएलबी कर रहे हैं, और एलएलबी में ये 2 वर्ष के एग्जामिनेशन निकाल चुके हैं। 72% पर मैं जू इनके मीटिंग में है। ये है। और इनके सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाकई में विशुद्ध रूप से टीचिंग का काम करते हैं, क्योंकि 11वीं 12वीं के जो 12वीं के कॉमर्स के बच्चे होते हैं और सीए फाउंडेशन के बच्चे होते हैं, ये लक्ष्मी देवी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक संस्था चलाते हैं, उसमें ये बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें आप अलग अलग प्रकार से फंक्शन करते हैं, डिबेट्स कराते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज भी कराते हैं स्कूल लेवल पर समझाने के लिए। और टेली ईआरपी की इनकी मास्टरी है। ये 100 घंटों से ऊपर का कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हैं, जो आईसीए द्वारा किया जाता है। आपका मुख्य रूप से टीचिंग आपकी हॉबी है। ट्रेवलिंग वॉलंटरी एंड कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट, आप सोशल वर्क में भी आप बहुत रुचि रखते हैं। ये था इनका संक्षिप्त परिचय। चूंकि समय थोड़ी ज्यादा निकल गया है, इसलिए मैंने आपका परिचय थोड़ा और शॉर्ट कर दिया। क्षमा करिएगा, क्योंकि विषय कब कोई को अगर विषय पर कोई बात चलना शुरू हो जाती है तो कभी लंबी खिंच जाती है। तो हमने आपका वैसे भी 10 मिनट का समय ले लिया है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन शुरू करिए, और जिसको भी प्रश्न करना हो वो हैंड रेस करेंगे, जैसे कि हर्ष सर ने कहा था। और अब आप अपना उद्बोधन शुरू करिए। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। सर, एक तो शेयर स्क्रीन की मुझे परमिशन दीजिए प्लीज। ओके सर शेयर स्क्रीन शेयर हो जाएगी सर, आप करें ओके सर। ओके ओके। हो गई सर, स्क्रीन शेयर हो रही है आप। ठीक है सर। ओके। जो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है अपना, वो है डिस्कशन ऑन कैश ट्रांजेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सबसे पहली बात, जो टॉपिक जो आज का है वो काफी देर का डिस्कशन टॉपिक है, क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो सबसे ज्यादा समस्या ये आती है हम लोगों की, हम लोग कितना पेमेंट कैश में कर सकते हैं और कितना पेमेंट कैश में रिसीव कर सकते हैं हम लोग। मीटिंग अटेंड कर लें, मीटिंग चल रही है। हम लोग कैश में कितना पेमेंट कर सकते हैं एक दिन में एक इंसान को, इसके ऊपर हम लोग सेक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ हम हाल फिलहाल इसके एक्सेप्शन की बात भी करेंगे कि किस किस इंसान को कैश में पेमेंट करना अलाउड है। और उसके साथ साथ हम लोग एक सेक्शन 269 एसएस की बात भी रखेंगे, फिर एसटी की बात भी करेंगे। उसके अंदर हम सामने वाले पार्टी से कितना कैश रिसीव कर सकते हैं। अब जो टॉपिक हमारा है, डिस्कशन ऑन कैश ट्रांजेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कैश ट्रांजेक्शन के नाम पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 को भी टच कर सकते हैं। बट उसको टच करना स्टार्ट किया तो काफी देर हो जाएगी, क्योंकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को भी टच कर देता है। ताजी है यार। एक सेकंड।
ओके, देखिए सबसे पहली बात, हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं इसके अंदर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक तो ये अकाउंट होता है, दूसरा हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। जब हम ट्रेडिंग P&L बनाते हैं इसके अंदर इनकम और एक्सपेंस की बात करी जाती है। जो आज का जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेंस के ऊपर। इसी के ऊपर लगेगा हमारा सेक्शन 40A3 ऑब्लिक, एक और सेक्शन की हम लोग इसके अंदर बात करेंगे 40A ब्रैकेट क्लॉज 3। एक और सेक्शन की हम लोग बात करेंगे, वो सेक्शन नहीं, वो हमारा रूल 6DD। मेन जो टॉपिक रहेगा वो एक्सपेंस के ऊपर रहेगा, क्योंकि डिसअलाउंसेस ऑन कैश पेमेंट की हम लोग बात करेंगे। पहली बात, ये सेक्शन जो हम बात करने वाले हैं 40A3, 40A क्लॉज 3A प्लस रूल 6DD, यदि हम कोई भी खर्चा 10,000 से ऊपर या फिर 10,000 का 10,000 या फिर उससे ज्यादा यदि हम कोई भी खर्चा इन कैश करते हैं तो ये खर्चा डिसअलाउड हो जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या कहता है ये सेक्शन 40A3 और 40A3A, 10,000 पर डे सिंगल पर्सन और सिंगल डे। जैसे कि जैसे मान लीजिए एक बंदा है राम और दूसरा बंदा है श्याम। मान लीजिए राम ने श्याम के ऊपर, या फिर छोड़िए, राम को श्याम को पेमेंट करना था। राम ने श्याम को जो पेमेंट किया है, मान लीजिए इसको पेमेंट करना था श्याम को 50,000 रुपीज का पेमेंट करना था राम को श्याम को। अब राम जो है श्याम को एक दिन में मैक्सिमम, जैसे आज का दिन अपना है 23 मार्च 2024, राम आज शाम को मैक्सिमम 10,000 रुपए पे कर सकता है। यदि राम श्याम को 10,000 से ऊपर पेमेंट करता है, मतलब कि मान लीजिए राम ने श्याम को 15,000 रुपए कैश पेमेंट करे, तो सारा ही डिसअलाउड हो जाएगा, हम उसको एक्सपेंस कंसीडर नहीं करेंगे। इन केस हमने उसको अपना एक्सपेंस कंसीडर कर लिया तो हमें उसको अपनी इनकम कंसीडर करनी पड़ेगी करस्पॉन्डिंगली। मेरी बात समझिए, जो ये सेक्शन है वो बेसिकली जब हम बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं ऑडिट के टाइम पर, ऑडिट के टाइम पर जब हम लेके क्लाइंट की जब हम खर्चे डिसाइड करते हैं, क्या ये खर्चा कितना कैश में कर सकता है। एक्चुअली मान लीजिए क्लाइंट यदि पेमेंट कर रहा है किसी को, जब आप ऑडिट के टाइम पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिसाइड कर रहे हैं क्लाइंट का, तो क्लाइंट के खर्चे आ रहे होंगे डेबिट साइड पर और क्लाइंट की सारी इनकम आ रही होगी हमारी क्रेडिट साइड पर। जब हम डेबिट में खर्चे देख रहे हैं, जो खर्चा बैंक से जा रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो खर्चा कैश में जा रहा है उसमें दिक्कत है। एक सेकंड जी सर, जी श्रीवास्तव सर बताइए। सर विजय भानु श्रीवास्तव जी करवा रहे हैं आपसे अनम्यूट। विजय बहादुर जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपने हैंड रेज किया हुआ है। विजय बहादुर श्रीवास्तव जी, आपका माइक्रोफोन नहीं दिखाई दे रहा, माइक्रोफोन ऑन कीजिए अपना। विजय बहादुर श्रीवास्तव साहब, आपका माइक्रोफोन नहीं दिखाई दे रहा, माइक्रोफोन ऑन कीजिए तभी आप सवाल पूछ पाएंगे। आपने हैंड रेज तो किया हुआ है। सर चलें फिर आगे चले, सर कभी नहीं कर पा रहे। ठीक, मान लीजिए अभी मैं जो एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा था सर, जैसे मान लीजिए राम ने श्याम को पेमेंट किया है 50,000 रुपए का, राम को श्याम को 50,000 रुपए का पेमेंट करना था। मान लीजिए एक बिल बना के दिया श्याम ने राम को 50,000 रुपए का,
अब राम जो है वो श्याम को 50,000 रुपये पेमेंट करना है राम को। अब राम श्याम को मान लीजिए सेम डे, मतलब आज के दिन, दैट इज 23 मार्च 2024 में 50,000 रुपए का आज के दिन पेमेंट कर रहा है श्याम को, तो पूरा ही खर्चा सर डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन ये कहता है कि आप 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट एक दिन से ज्यादा नहीं कर सकते। आप देखिए, मान लीजिए मैं दिव्यांशु मान लीजिए दीपक महेश्वरी सर को पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, दिव्यांशु जैन ये रहा, और ये है सामने दीपक महेश्वरी जी। अब मैं दीपक महेश्वरी सर को पेमेंट कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे को दीपक महेश्वरी सर को मान लो 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है। क्या पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, क्या मैं दीपक महेश्वरी सर को, क्या मैं पेमेंट 5 लाख का कैश में कर सकता हूं? और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि दीपक महेश्वरी सर 5 लाख का पेमेंट मुझसे कैश में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। यही दोनों टॉपिक आज के इस डिस्कशन का पूरा समरी होगी इस पूरे टॉपिक के ऊपर। यदि मान लीजिए मैं दीपक महेश्वरी सर को पेमेंट कर रहा हूं कैश में 5 लाख रुपए का, तो दीपक महेश्वरी सर के लिए भी वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकता ड्यूरिंग द ईयर सेम बिल के अगेंस्ट। अब देखते हैं इस सेक्शन को लेकर। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं, अभी मान लीजिए मुझे सर को 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है, तो मैक्सिमम मैं एक दिन में एक इंसान को कितना पेमेंट कर सकता हूं? 10,000 रुपए का। यदि मैं 10,000 से ऊपर एक इंसान को पेमेंट करूंगा तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, उसको हमारा एक्सपेंस कंसीडर नहीं करा जाएगा। और ऑडिट के टाइम पर यदि इसको एक्सपेंस कंसीडर नहीं करा गया तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ऑडिट के टाइम पर सबसे पहली बात आती है कितना एक्सपेंस हमें अलाउड है। जो ट्रांजेक्शन बैंक से वो सारे अलाउड है, बट जो ट्रांजेक्शन हमारी कैश में होगी तो हमें कैश ट्रांजेक्शन करते वक्त हमें ये प्लान करना पड़ेगा कि हम कितना अमाउंट कैश में पे कर सकते हैं, कितना नहीं पे कर सकते हैं। ऑडिट के टाइम पर क्लाइंट्स की इनकम तो भले ही हो रही है, बट ट्रांजेक्शन नाम से बैंक से कुछ कुछ ट्रांजेक्शन हो रही हैं, पर हम क्या करते हैं, राम श्याम घनश्याम सीता जी इन सबके नाम फर्जी नाम खोल के 10,000 रुपए के इनको कैश पेमेंट दिखा देते, क्योंकि हमें 10,000 तक की कैश पेमेंट करना अलाउड है एक सिंगल डे में। ओके, ये सेक्शन 48(3) यही कहता है। और साथ ही साथ 10,000 ऑब्लिक 35,000 35,000 की जो लिमिट है वो ट्रांसपोर्टर के केस में लिमिट होती है, बाकी जनरल केस में लिमिट होती है आपकी 10,000 रुपए। 48(3) हमारा कैश बेसिस ट्रांजेक्शन पर है, कैश बेसिस। जैसे मान लीजिए मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ 10,000 रुपए का आज, मान लीजिए मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं 9,000 रुपए का आज, तो फिर 9,000 रुपए का अलाउड हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे अभी पेमेंट करना है 15,000 रुपए का पेमेंट करना है। अब हम जो अकाउंटिंग करते हैं ऑडिट के टाइम पे, वो सारी अकाउंटिंग मर्केंटाइल बेसिस पे होती है, मतलब कि एक्रूअल बेसिस पर। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि अभी पैसे हो या नहीं हो, हम ड्यू बेसिस पर, बोले हमारा खर्चा होना है, हमने सर्विस ले लिया, हमें पेमेंट करना है, अभी करा नहीं हमें करना है, तो हम बुक्स में एज अ खर्चा मानते हैं, हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, तो वो उस पर सेक्शन लगता है 40(a)(3)(a), इसको ये लगता है ड्यू बेसिस पे। मान लीजिए मुझे अपने इलेक्ट्रीशियन को 20,000 रुपए का पेमेंट करना था, मेरे को पता था मैं अकाउंट से पेमेंट करूंगा, तो मैंने इस साल में ऑडिट के टाइम पर 20,000 रुपए का खर्चा मान लिया, लेकिन मैंने अप्रैल 24 में उसको 20,000 रुपए का कैश में पेमेंट कर दिया इंस्टेड ऑफ अकाउंट, तो ये पूरा अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन में कहता है आप किसी इंसान को 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। इस सेक्शन का थोड़ा सा कंपाइलेशन मैंने अभी आपको बताया, अभी इसके आगे हम इसका इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक आता है रूल 6DD, ये कहता है जिसको रोका है 48(3) और 48(3)(a) ने 10,000 तक पेमेंट करने से या 35,000 तक पेमेंट करने से, उनका एक्सेप्शन है रूल 6DD। वो ये कहता है कि आप कितना भी कैश पेमेंट कर लो कोई दिक्कत नहीं है। रूल 6DD ये कहता है, इसके अंदर हमारे पास 12 पॉइंट से 12 एक्सेप्शन बताई गई है, इन 12 केस में आप कैश का पेमेंट करो, कितना भी अमाउंट हो, भले 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, आप सारा पेमेंट कैश में कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है।
ये इस सेक्शन का एक्सेप्शन है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे जनरली ऑडिट के टाइम पर एक्सेप्शन तो बहुत दूर की बात होती है, हम जनरली एक्सपेंस, नॉर्मल एक्सपेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, 40A3 के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके 40A3 के ऊपर ज्यादा कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सेम प्रावधान है जैसे 40A3 का है, बस फर्क इतना है 40A3A ये कहता है ड्यू बेसिस पे, भले ही खर्चा, भले ही पैसा बाद में दे देना। रियल लाइफ में हम जो प्रोफेशनल होते हैं, हम लोगों की अकाउंटिंग होती है कैश बेसिस पर, लेकिन जो हम क्लाइंट्स की अकाउंटिंग करते हैं वो करते हैं मर्केंटाइल बेसिस पर या फिर एक्रूअल बेसिस पर। इसमें हम ड्यू बेसिस पर सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब एक्सेप्शन की हम लोग थोड़ी देर में बात कर लेंगे कंटिन्यूस चलते हुए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसी सेक्शन के ऊपर अभी, बट लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये चीज हमारा ट्रेडिंग और P&L पे लगेगी। यदि कोई भी बंदा, मान लीजिए ये एक असेसी ये रहा, एक असेसी ये रहा, जब असेसी कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कंपनी कंपनी के केस में कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, या कोई भी कंपनी के रिलेटेड पार्टी। यदि मैं हूं, यदि मैं पेमेंट नहीं कर रहा, मेरे फादर पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी कवर हो जाएंगे इसके अंदर। असेसी का मतलब बहुत वाइड है, कोई भी इंसान हो जिसका कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट है, वो सारे रिलेटिव भी इवन कवर हो जाएंगे इसके अंदर। कोई भी हो जो आपके बिहाफ पे कुछ भी कर रहा है, वो आपके क्लोज है, वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, या फिर आपका रिलेटिव है। असेसी का मतलब मैं भी हो गया, HUF भी हो गया, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, मतलब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, बट कंपनी चलाने वाले कंपनी के डायरेक्टर्स तो होते हैं। डायरेक्टर यदि कोई भी पेमेंट 10,000 से ऊपर कैश में कर रहे हैं, सब ये सेक्शन पकड़ लेगा और सबको डिसअलाउड करके आपके इनकम का पार्ट मान लेगा। बेसिकली ये सेक्शन हमारा ऑडिट के टाइम पर बड़ा ही काम आता है। ऑडिट करते वक्त हम ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस एकमात्र एक ऐसा जरिया है जिसके बेसिस पर हम प्रॉफिट को मैनिपुलेट करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर विंडो ड्रेसिंग करते हैं एक्सपेंस के माध्यम से। तो हमें यही डिसाइड करना है क्या ये एक्सपेंस क्लेम हो सकता है या नहीं हो सकता। यदि एक्सपेंस अलाउेबल है तो ठीक है, नहीं है तो ये आपके पार्ट मान लिया जाएगा। चलिए ओके, अब सेक्शंस की और रीडिंग करते थोड़ा सा। प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शंस इन कैश लिमिट, सॉरी, इन कैश लिमिट ऑन कैश ट्रांजेक्शंस। अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि 10,000 रुपए या उससे ज्यादा, या फिर 35,000 या फिर उससे ज्यादा। 35,000 हमारे ट्रांसपोर्टर का केस होता है, बाकी जनरल केस हमारा 10,000 होता है। देखिए जो मोड हमें स्पेसिफाई करे गए हैं, जैसे कि जो मोड हमें स्पेसिफाई कर रखे हैं उसके थ्रू करेंगे, जैसे कि अकाउंट प्री चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, ECS हो गया। यदि हम इसके माध्यम से अभी 10,000 से ऊपर पेमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, शायद बाय मिस्टेक एक वर्ड मुझसे मिस्टेक हो गया है, ये इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ मोर देन है, इधर एक्सीड 10,000 है। एक्सीड 10,000 इक्वल्स टू नहीं है, मतलब 10,000 से ऊपर यदि हम कोई भी पेमेंट करेंगे तो वो हमारे डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब हमने यदि 10,000 का पेमेंट किया तो वो अलाउड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 10,000 से ऊपर पेमेंट करने पे वो डिसअलाउड हो जाएगा। जितने मैंने अभी आपसे बोला कि वो इक्वल्स टू नहीं, सिर्फ मोर देन है। अभी सेक्शन क्या कहता है? अभी सेक्शन ये कहता है इनकम टैक्स हैड सेवरल प्रोविजन। बेसिकली सेक्शन को लाने का उद्देश्य क्या था? आप अभी ये देखिए, इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है। यदि ये सेक्शन नहीं आता तो इकोनॉमी के अंदर कैश पेमेंट ही हो रहा होता। और आप ये देखिए, यदि 2,000 रुपीज का नोट यदि बंद हुआ है, वो क्यों हुआ है? बेसिकली उसका रीजन सिर्फ एक ही, इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को रोकना। यदि 2,000 का नोट यदि इकोनॉमी के अंदर अब भी चलता तो लोग क्या करते? करेंसी को स्टोर करते। जितना बड़ा नोट उतनी ज्यादा करेंसी की स्टोरेज होती। यदि एक बार करेंसी स्टोरेज हो जाती तो वो क्या होता? वो करेंसी इकोनॉमी से बाहर होकर वो हमारे पॉकेट में आ जाती वो करेंसी। तो क्या होता? जितनी बड़ी करेंसी होगी हमारी इकोनॉमी के अंदर उतनी ही ज्यादा स्टोरेज होगी इकोनॉमी के अंदर करेंसी की, तो उतनी ही हमारी करेंसी जो होगी वीक होगी। आप देखिए, जो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, जैसे USA ले लीजिए, उधर सबसे बड़ी करेंसी है ही कितनी?
और हमारी इकोनॉमी के अंदर 2,000 रुपए की करेंसी थी, इसलिए हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग फेज में थी। अब जैसे ही 2,000 रुपए की करेंसी बंद हुई है, हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी के मूव ऑन करना शुरू होती जा रही है, और कंपैरेटिवली हमारी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी के मूव ऑन हो रही है। और साथ ही साथ हो सकता है कुछ टाइम बाद 500 का नोट भी बंद होके सिर्फ 100 का नोट रह जाए मैक्सिमम करेंसी। जिस दिन ऐसा होगा तो हमारी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएगी, और 100% नहीं तो मैक्सिमम 90% सारी ट्रांजेक्शन हमारी कैशलेस हो जाएगी। तो यदि कैशलेस इकोनॉमी हो गई तो आप देखिए सेक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, फिर सेक्शन ही कहता है 10,000 से ऊपर आप कैश पेमेंट कर नहीं सकते। ये क्यों कहा है? क्योंकि हमारे पास करेंसी इतनी बड़ी 2,000 के नोट हो गए कि हम इजीली, जैसे 2,000 के नोट थे तो हम किसी को 2,000 के नोट देते, तो ये 10,000 रुपये हो गए। अब करेंसी 500 की रह गई है, तो हमें अब कितने, हमें नोट और ज्यादा देने पड़ेंगे उस जगह पर, 4 गुना नोट और देने पड़ेंगे उस जगह पर। अब वैसे करेंसी 100 रुपए की रह जाए तो करेंसी और ज्यादा पे करनी पड़ेगी कैश में 10,000 तक लिमिट को लेकर। तो अब क्या होगा, करेंसी जितनी कम होगी उतना ही क्या होगा, हमारा ब्लैक मनी सर्कुलेशन कम होगा और इकोनॉमी कैशलेस हो जाएगी। और हो सकता है जिस दिन 100 रुपए की करेंसी अलाउड हो गई तो उस दिन मैक्सिमम लिमिट 10,000 से 5,000 भी हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस सेक्शन की हम लोग बात करते हैं। ये कहता है इनकम टैक्स एक्ट हैज सेवरल प्रोविजन डेट रेस्ट्रिक्ट, जो रोक लगाता है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड इन कैश बाय अ पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर क्या है हमारा 10,000 और 35,000। 10,000 जनरल केस हो गया, 35,000 इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर हो गया। इसमें लिखा होगा नीचे प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस द सीलिंग ऑफ 35,000 इंस्टेड ऑफ 10,000। अब इसमें देखिए सेक्शन 40A3 प्रोवाइड्स दैट if the payment or aggregate of payment for an expenditure, ध्यान दीजिए इधर एक्सपेंडिचर की बात है। एक्सपेंडिचर वही जो P&L अकाउंट के अंदर आता है। जब हम ऑडिट फाइनल करेंगे तो P&L अकाउंट के अंदर में एक्सपेंडिचर देखना पड़ता है। यदि हमारा कोई भी खर्चा 10,000 से ऊपर जा रहा है बाय एनी अदर मोड, देखिए अकाउंट पे ही चेक हो गया तब कोई दिक्कत नहीं है, बैंक ड्राफ्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ईसीएस हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई भी प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड जो प्रिस्क्राइब कर रखा है, जैसे यूपीआई हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये चारों मोड अपने को अलाउड है पेमेंट करने से। लेकिन इनके अलावा हम कोई और मोड से कर रहे हैं पेमेंट, 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट होगी तो वो हमारा डिसअलाउड हो जाएगा। यही सेक्शन हमसे ये कहना चाह रहा है। इसलिए ऑडिट के टाइम पर हम राम श्याम घनश्याम किसी के नाम पे हम यदि कोई भी पेमेंट दिखाते कैश में, मान लीजिए मैं कैश में सैलरी भी पे करके दिखा रहा हूँ किसी के नाम पर, तो कम अमाउंट से ही दिखाता हूँ पर डे के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम हम किसी बंदे को 2 लाख से ज्यादा पेमेंट हम कर तो डेली 10,000 रुपए का हम यदि पेमेंट कर रहे हैं तो एक साल में 365 डेज है, तो हम 365 डेज के हिसाब से हम यदि 10,000 का पेमेंट डेली कर रहे हैं तो हम इतना पेमेंट कर सकते हैं। आपको देखिए कितना पेमेंट डेली कर सकते हैं, 3,650,000 इतना हम लोग मोटा मोटा रफली डेली 10,000 रुपये बंदे को पेमेंट के हम इतना कर सकते हैं। लेकिन सामने वाले के ऊपर भी एक सेक्शन लगा दिया कि आप 2 लाख से ज्यादा की रिसीविंग नहीं कर सकते एक इंसान से ड्यूरिंग द ईयर। तो इसीलिए इस सेक्शन क्या कहना चाह रहा है, 4080 प्रोवाइड्स दैट इफ द पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट फॉर एन एक्सपेंडिचर टू अ पर्सन इन अ डे, एक इंसान जैसे कि राम हो गया और डे हो गया हमारा 23 मार्च 2024, राम को मैं एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकता। यदि कर रहा हूं तो अकाउंट पे चेक हो या बैंक ड्राफ्ट हो, ईसीएस हो, या फिर कोई भी प्रिस्क्राइब मोड हो, जैसे भीम यूपीआई हो गया या फिर पेटीएम हो गया, फोन पे हो, जो भी प्रिस्क्राइब आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। हाउएवर where payment is made for playing, hiring or leasing goods carriages the ceiling of 10,000, जो सीलिंग है 10,000 रुपए की वो 35,000 हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के केस में। उसके बाद ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है कमीशन एजेंट पर। अब हाउएवर ये कमीशन एजेंट की ने बात कर रही थी, कहते हैं सेक्शन कमीशन एजेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है ये सेक्शन। ओके, अब इस सेक्शन की कुछ एक्सेप्शंस आ रही हैं।
वो एक्सेप्शन है। देखिए अभी मैंने एक सेक्शन की बात की थी 40A3 और 40A3A। 40A3 जो सेक्शन है वो ड्यू बेसिस पे लगता है और जो 40A3 है वो हमारा कैश बेसिस पे लगता है। ठीक है, ओके। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है हमारा रूल 6DD। ये कहता है कि आप पेमेंट कर रहे हो कैश में, वो अलाउड है, इवन 10,000 से ऊपर हो तब भी अलाउड है। 40A3 ये रोक लगा रहा था 10,000 से आप पेमेंट नहीं कर सकते। यदि आपने पेमेंट किया कैश से 10,000 रुपए का तो वो अलाउड नहीं है, वो डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन आपने अकाउंट पे चेक या फिर कोई भी प्रिस्क्राइब मोड या फिर ईसीएस इनके माध्यम से करेंगे तो वो अलाउड है, अदरवाइज कैश पेमेंट डिसअलाउड है। लेकिन इसका एक्सेप्शन आना जरूरी था, तो वो एक्सेप्शन आया रूल 6DD के अंदर। वो ये कहता है कि आप 10,000 को भले ही कैश पेमेंट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली क्यों आया होगा सेक्शन? ये सेक्शन इसलिए आया होगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पेमेंट कर रहे होंगे, या फिर पॉसिबल ही नहीं होगा पेमेंट करना कैश में। बहुत छोटे लोग होंगे गाँव के, या फिर गांव में आपकी पोस्टिंग हो रही है, या फिर 10,000 रुपये कैश पेमेंट, कैश आप अकाउंट से पेमेंट कर ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। तो उधर इनने ये सेक्शन लेके आए हैं। तो सबसे पहली बात इनने कह दी पेमेंट टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन। रूल 6DD के अंदर 12 एक्सेप्शन है, 12 एक्सेप्शन बोलिए, इन 12 केस में आप भले ही 10,000 का पेमेंट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली हमेशा गवर्नमेंट सेक्शन लाएगी तो सबसे पहला फायदा गवर्नमेंट का ही होगा और किसी का नहीं हो सकता है। अब गवर्नमेंट का फायदा है तो इन्हें पहली बात भी इन्हें कही है गवर्नमेंट। पेमेंट टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन, ये सारी वही इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। यदि आप इनको 10,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, क्रॉस चेक हो, बियरर चेक हो, किसी भी माध्यम से कर रहे हैं, तो वो आपको अलाउड होगा। वो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन कौन सा हो गया अपना? वो आरबीआई हो गया, या फिर हमारी कोई भी बैंकिंग कंपनी हो गई, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, या फिर कोई भी सब्सिडरी बैंक हो गई, तो कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कोई भी लैंड मॉर्गेज बैंक हो गई, या फिर कोई भी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हो गई, तो कोई भी हो गया, फिर LIC हो गई, जो भी गवर्नमेंट संस्था है। यदि गवर्नमेंट संस्था को यदि हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा 10,000 से ऊपर हो तब भी अलाउड है। आप खुद देखिए, पहला पॉइंट भी गवर्नमेंट की बात करी और दूसरा पॉइंट भी हमारी गवर्नमेंट की बात करी। गवर्नमेंट के लीगल टेंडर में पेमेंट कर 10,000 से ऊपर, रेलवे हो गया, सेल्स टैक्स हो, कोई भी हो, तब भी अलाउड ने कर रखा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, गवर्नमेंट ये चाह रही तो हमें पेमेंट कर लो 10,000 से ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी इंसान को 10,000 से ऊपर पेमेंट मत करना, वरना वो ट्रांजेक्शन हाइड हो जाएगी। अब इसके बाद इनने क्या कह रखा है, यदि पेमेंट कर रहे स्पेसिफाइड मोड से तब भी डिसअलाउंस नहीं होगी। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट थ्रू अ बैंक। लेटर ऑफ क्रेडिट कब इश्यू होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट हम एक्सपोर्टर के केस में आएगा, LC बोलते हैं इसको हम, लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि LC के माध्यम सब रिकॉर्डिंग हो जाती है। क्योंकि LC भी इशू करते बैंक, गवर्नमेंट बैंक की या फिर ऑथराइज्ड बैंक की, जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है वही LC इशू करता है, हर एक बैंक इशू नहीं करती है। या फिर मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफर थ्रू अ बैंक, आप खुद देखिए वो भी बैंक के माध्यम से हो रहा है। या फिर एक बैंक अकाउंट दूसरे बैंक अकाउंट से कोई एडजस्टमेंट कर रहा है तो भी अलाउड है। या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज जो सिर्फ बैंक है, आप हर ट्रांजेक्शन के अंदर इनने साफ साफ कह दिया है, यदि गवर्नमेंट को तुम कुछ भी करोगे, गवर्नमेंट बैंक को करोगे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। जो बैंक काम प्राइवेट बैंक भी हो तब भी चलेगा। इधर वर्डिंग यूज करिए बैंक। बैंक कोई भी हो सकती है, RRB भी हो सकती है, रीजनल रूरल बैंक भी हो सकती है, या कमर्शियल बैंक भी हो सकती है, या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक भी हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो कर सकती है तो इस सारे सेक्शन में उनको अलाउड कर रखा है इस जगह पर, क्योंकि वर्डिंग है बैंक। तो रूल 6DD साफ साफ यही कहता है कि आप 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट कर सकते हैं। उसका एक्सेप्शन है, इससे 12 एक्सेप्शन है। जैसे पहला हो गया स्पेशल इंस्टीट्यूशन, वो भी सब गवर्नमेंट हो गया। तो दूसरा पॉइंट भी गवर्नमेंट हो गया, तीसरा भी बैंक के स्पेसिफिक मोड इन्होंने बता रखा है इस जगह पर। उसके बाद उसके बाद जो पॉइंट आ रहा है इसके अंदर, पेमेंट बाय बुक एडजस्टमेंट।
पेमेंट बाय बुक एडजस्टमेंट के अंदर है, यदि हम डेबिट और क्रेडिट को एडजस्टमेंट कर रहे हैं, नो डिसअलाउंस शैल बी मेड फॉर द पेमेंट मेड बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी बाय द पे। इसके अंदर मतलब ये है, यदि हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट बुक का एडजस्टमेंट हो रहा है। जैसे मान लीजिए अब पहले पहले इसकी रीडिंग कर ले, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूं। उसको नो डिसअलाउंस शैल बी मेड फॉर द पेमेंट मेड बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी incurred by the pay for any goods supplied or services rendered by the assessee to him। आप सिंपल देखिए, मान लीजिए मैं हूं, मुझे मान लीजिए किसी को पेमेंट करना है, मान लीजिए फिर ऐसे करिए ए को मान लीजिए बी को पेमेंट करना है 10,000 रुपए का। करस्पॉन्डिंगली बी से ए को 15,000 रुपए आने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी को 10,000 रुपए देगा, फिर बी से 15,000 रुपए लेगा। हम प्रैक्टिकली हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपए का क्या करेंगे, बुक एडजस्टमेंट कर लेंगे कि अब 10,000 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। बी सिर्फ तुम एक काम करो, तुम सिर्फ नेट 5,000 रुपए दे देना। मतलब आप ये देखिए पेमेंट का आना, पेमेंट हम 10,000 रुपए दे रहे हैं या फिर 10,000 या फिर 15,000 रुपए ले रहे हैं, हमने अमाउंट को एडजस्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं बुक एडजस्टमेंट, डेबिट क्रेडिट का एडजस्टमेंट, बिना पैसों को आना और जाने को इन्वॉल्व करिए। मान लीजिए मुझे, मान लीजिए डीजे दिव्यांशु जी, मान लीजिए मुझे किसी को, मान लीजिए महेश्वरी जी को मुझे पेमेंट करना है। मान लीजिए मुझे महेश्वरी जी को 2 लाख रुपए का पेमेंट करना है। करस्पॉन्डिंगली मुझे महेश्वरी जी से मुझे 1.5 लाख रुपए का पेमेंट आना भी है। तो मैं क्या कहूंगा कि सर मैं आपको नेट सीधा 50,000 रुपए का पेमेंट कर दूंगा, तो जो 1.5 लाख है वो एडजस्ट होगा बाय बुक एडजस्टमेंट, पेमेंट बाय बुक एडजस्टमेंट। ओके, अब उसके बाद ये 4 पॉइंट अपने कवर हो गए। पहला पेमेंट टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस, दूसरा पेमेंट इन लीगल टेंडर टू द गवर्नमेंट, तीसरा पेमेंट बाय स्पेसिफाइड मोड, चौथा पेमेंट बाय बुक एडजस्टमेंट। पांचवा पॉइंट है बेसिकली ये फार्मर्स के लिए लेके आए, जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए ये सेक्शन लेके आए हैं। उनमें क्या कर रहे हैं, यदि हम पेमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 10,000 से ज्यादा कैश में, तो आप कर सकते हो, आपको अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकली फार्मरों के पास बैंकिंग की सुविधाएं नहीं होती है। आप यदि प्रोड्यूसर है, मान लीजिए मान लीजिए मेरा एक बाड़ा चलता है, मैंने 10 गाय पाल रखी है, उसके अंदर गाय जब तक दूध देगी तब तक मैं उसको रखूंगा, लेकिन गाय ने दूध देना बंद कर दिया। मैंने क्या करा, उस गाय को स्लॉटर को बेच दिया। उनने क्या करा, गाय को काटा, उसका मीट उनने क्या कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। इसमें ये वाली बात भी इधर कवर करी जाएगी। अभी आप देखिए, मान लीजिए मैं एग्रीकल्चर या एनिमल प्रोड्यूस के रिगार्डिंग कोई भी 10,000 से ऊपर पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं कर सकता हूं, अलाउड है। क्योंकि ये एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी में कवर किया गया है, क्योंकि गांव के लोगों पर बेसिकली बैंकिंग सुविधाएं बहुत कम होती है और ना के बराबर ही होती है। इसलिए हम इन सेक्शन में क्या रखा है, 10,000 के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, एग्रीकल्चर को आप सबको पता ही है, हम एग्रीकल्चर छेड़ नहीं सकते हैं। तो एग्रीकल्चर छेड़ दिया हमने, सत्ता हिल जाएगी पूरी, क्योंकि हमारे देश में वोटिंग करने वाले 75% एग्रीकल्चरिस्ट हैं। यदि हमने एग्रीकल्चर पे 10,000 ये प्राप्त, यदि हमने एग्रीकल्चर वालों के ऊपर भी लगा दिया, तो वो वोट नहीं देंगे, फिर तो रूलिंग पार्टी हट जाएगी उस जगह पर। तो इसलिए ये सेक्शन कभी आज तक अमेंड नहीं हो रहा है इतना। अब इसमें क्या करें, नो डिसअलाउंस शैल बी मेड फॉर पेमेंट मेड टू द कल्टीवेटर, ग्रोअर और प्रोड्यूसर in respect of the following purchases: agriculture or forest produce या produce of animal husbandry, जो एनिमल हस्बेंड्री जैसे कि लाइव स्टॉक, मीट, हाइट्स, चिकन स्किन्स। अब देखिए, मान लीजिए मैं बाड़ा चलाता हूँ, मेरे पास 5 गाय, मैंने एक गाय उठाकर स्लॉटर को बेच दिया। अब स्लॉटर ने उसको काटा, उसका मीट बेच रही है। स्लॉटर कौन हो गया, प्रोड्यूसर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो स्लॉटर यदि उसको बेच रहा है, उसको बेच के उसको एक इंसान से 1 लाख रुपए का कैश पेमेंट मिल रहा है, तो ये सेक्शन कहता है उसको अलाउड है। मान लीजिए उस स्लॉटर से किसी एक बंदे ने उससे खरीद लिया,
अब वो इंटरमीडियरी हो गया, अब वो फर्दर बेच रहा है आगे किसी को, अब उस इंटरमीडियरी को 1 लाख रुपए कैश पेमेंट मिल रहा है, तो इसमें अलाउड नहीं है, तो वो मैक्सिमम 10,000 रुपए ही कर सकता है कैश रिसीव। इसमें क्या कहता है, जो फर्स्ट हैंड, जो एनिमल हस्बैंड जो प्रोड्यूसर है, सिर्फ वो उसी के लिए 10,000 रुपए की छूट है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ये सब प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर कवर हो रखे हैं। जो ट्रेडर हो गया वो हमारा सेकेंडरी या टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर कवर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अलाउड नहीं कर रखा है इस जगह पर। और कभी भी एग्रीकल्चर वालों को नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी हिल जाएगी। इसलिए एग्रीकल्चर के केस में हमेशा बाय डिफॉल्ट, हमेशा कितना भी कैश पेमेंट करिए पूरा अलाउड होगा। ये मेन रीजन इनका ये भी है पॉलिटिकल का। अब देखिए इसके नीचे इन्हें क्या कह रखा है, इन्हें नीचे कह रखा है, द इम्यूनिटी फ्रॉम डिसअलाउंस अंडर द प्रोविजन शेल बी अवेलेबल टू द पेयर इफ पेमेंट फॉर एनिमल हस्बेंड्री मेड टू अ पर्सन हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस गुड्स। जो इंसान प्रोड्यूसर है उसको रूल 6DD की छूट मिलेगी। उसके अलावा किसी को रूल 6DD की छूट नहीं मिलेगी। जैसे मैं हूं, मैंने स्लॉटर को भेज दी गाय काटने के लिए, स्लॉटर ने गाय को काटा, उसका मीट बनाया, उसने सीधा कस्टमर को बेचा, उस कस्टमर ने 1 लाख रुपए का खरीद लिया, तो उसको 1 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं प्रोड्यूसर को। यदि प्रोड्यूसर ने फलाना मिस्टर ए को दिया, मिस्टर ए कौन था, मिडल मैन था, मिस्टर ए ने फिर उठाकर किसी कस्टमर को दिया, उस कस्टमर ने उसको 20,000 रुपए का कैश पेमेंट दे दिया, तो जो मिडल मैन मिस्टर ए है वो फंस जाएगा, उसको अलाउड ही नहीं है। इस सेक्शन साफ तक कह रहा है हम प्रोड्यूसर पर लगेंगे कि प्रोड्यूसर को अलाउड होगा, उसके अलावा किसी को अलाउड नहीं होगा। इसलिए मैंने कह दिया ये एक्सेप्शन का लाभ जो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वो सिर्फ प्रोड्यूसर को मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। उसके बाद पेमेंट फॉर प्रोड्यूस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। इधर कॉटेज इंडस्ट्री का कोई भी काम करते हैं, और ध्यान दीजिए इधर जो की है विदाउट द एड ऑफ पावर है, जो जो लोग हाथ से वो काम कर रहे हैं बिना पावर की हेल्प से, तो उधर छूट है। यदि विद द एड ऑफ पावर कर रहे हैं, यदि मशीनों के द्वारा, यदि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसके द्वारा कॉटेज इंडस्ट्री चल रही है, तो वही उसके अंदर हम इस एक्सेप्शन में कवर नहीं होंगे, हमारे ऊपर वो सेक्शन लग जाएगा। उसके बाद यदि हम पेमेंट करते हैं रिमोट प्लेसेस पर, मतलब कोई ऐसी जगह पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आप देखिए हम रायपुर में बैठे हुए हैं, रायपुर के बीच बीच जंगलों में मेरी पोस्टिंग हो गई है, मान लीजिए जंगलों में मेरी पोस्टिंग हो गई है, अब उधर तो समय पे पैसा आएगा ही नहीं। अब भाई मैं तो कैश लेके घूमूंगा ना, अब मेरे को कैश उस जगह, मतलब मेरे को कुछ ऐसी जगह पेमेंट मिल रहा है जहां पर बैंकिंग सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, तो उस जगह हम कहाँ से पेमेंट कर देंगे। तो उस जगह तो अलाउड करना ही चाहिए, स्वाभाविकता सेक्शन को अलाउड ही करना चाहिए। यदि सेक्शन अलाउड नहीं करता तो बहुत बड़ा हार्श प्रोविजन हो जाता। लोग कहते भाई हम गवर्नमेंट के लिए आए, हम किसी के लिए भी उधर वर्क कर रहे हैं उस जगह पर जाकर, यदि हमें कैश पेमेंट ही अलाउड नहीं तो हम कर क्या लेंगे उस जगह पर। तो इन्हें कह रहेगा यदि हम कुछ कोई ऐसी जगह पर हम यदि कैश पेमेंट करें, भले ही 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, कितना भी पेमेंट हो, 50 लाख भी, कितना भी पेमेंट हो, हमें अलाउड होगा उन जगह पर जहां पर बैंकिंग सुविधा ही नहीं है। तभी लिखा हुआ नो डिसअलाउंस shall be made for the cash payment if the payment is made in the village or town to any person who ordinarily resides or carries any business, profession or vocation in such village or town which on the date of such payment is not served by the bank। मान लीजिए let us take an example, मान लीजिए तेलंगाना हमारा नया स्टेट बना, तेलंगाना में मुझे उठा के फेंक दिया, उन्होंने कहा कि एक काम करिए आप आज से वहां पर नौकरी जॉब करिए, वहां पर फैक्ट्री लगाइए, सब करिए। बट तेलंगाना में कमी क्या थी, वहां पर पॉपुलेशन कम थी, तो बैंकिंग सिस्टम ही नहीं था। अब बैंकिंग नहीं तो पैसा तो मेरे को कैश में ही खर्च करना पड़ेगा ना, उसका ऑप्शन ही नहीं है। जब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है तब तो मुझे अलाउड ही करना पड़ेगा, वरना वो हार्श प्रोविजन हो जाएगा और फिर लॉ कुछ काम का नहीं रहेगा। अब उसके बाद अगला आता है टर्मिनल पेमेंट। टर्मिनल बोले तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या फिर निकाला जा रहा है या फिर रिटायरमेंट हो गया, आप जा रहे हैं छोड़कर। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। एम्प्लॉय यदि नौकरी छोड़ रहा है या निकाला जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, यदि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं कैश में,
तो वो अप टू 50,000 अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 से ऊपर अलाउड है, बट लेकिन 50,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है, लिखा हुआ सेक्शन के अंदर। एक मजे की बात के जीएसटी में भी शायद इसमें 50,000 की लिमिट जीएसटी में दे रखा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 तक दे रखा है, 50,000 तक पेमेंट कर सकता है विदाउट जीएसटी, ऐसा भी कुछ कुछ प्रोविजन दे रखा है। और देखिए, आप देखिए सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, इसमें भी आप देखिए, इसमें भी 50,000 की कुछ ऐसी लिमिट थी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को टच कर रहा है। तो ये 50,000 की लिमिट तो बहुत कुछ बताएगी, बस मैं इसको अभी टच नहीं कर रहा इस पॉइंट को लेकर। इस पे जीएसटी बड़ा अच्छा टच होगा, इसमें सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 भी टच होगा। बट अभी हम इस सेक्शन को सिर्फ इतना ही रखते हैं, इस समय भी थोड़ा सा कम है, तो इस सेक्शन को सिर्फ इतना ही रखेंगे। यदि हम टर्मिनल के टाइम पर, टर्मिनेशन के टाइम पर, टर्मिनेशन आइदर ड्यू टू रिटायरमेंट भी हो सकता है, या डेथ भी हो सकता है, या रेजिग्नेशन भी, तो कोई भी केस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 50,000 तक हम इसको कैश में पेमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर अलाउड नहीं करता है ये सेक्शन। उसके बाद उसके बाद पेमेंट टू अ एजेंट, यदि हम एजेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो इस केस में भी 10,000 से ऊपर अलाउड है। उसके बाद पेमेंट मेड बाय एन ऑथराइज्ड, जिसको ऑथराइज डीलर बनाया गया है। मान लीजिए जो मनी करेंसी चेंज का काम करते हैं, ऑथराइज डीलर जो मनी करेंसी चेंजेस करते हैं, या कोई भी जिनको ऑथराइज डीलर बनाया है, वो किसने बनाया है? आइदर आरबीआई ने बनाया है, बेसिकली ऑथराइज डीलर आरबीआई ही बनाती है। ये फेमा के अंदर भी लिखा हुआ है, और भी एक दो मनी चेंजर की सारी बातें फेमा बताता है। इसमें ऑथराइज डीलर कौन होगा, ये आरबीआई अपॉइंट करे, ऑथराइज डीलर कौन होगा। यदि ऑथराइज डीलर कर रहा है तो उसको भी 10,000 से ऊपर अलाउड है। और जो अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल लिया था, मान लीजिए मेरे पास 5 गाय हैं, गाय दूध नहीं दे रही है, मैंने उसको स्लॉटर हाउस में भेज दिया। उसका अंतिम पॉइंट आ गया परचेज ऑफ एनिमल। सोनू देखो मच्छर वाला लगा दो, यदि हम बनाओ तो ले आओ भाई, है ना। एनिमल परचेज कर रहे हैं, आप देखिए वो पॉइंट वही कहता है, एनी पर्सन हु बाइज एनिमल फ्रॉम फार्मर। वे फार्मर किसी जानवर को कब बेचता है? वो तब बेचता है जब वो जानवर उसके लिए कोई काम का नहीं होता है। किसको बेचेगा? स्लॉटरिंग हाउस को बेचेगा। और स्लॉटरिंग हाउस क्या करेगा? अब भाई अपने फार्मर के यूज के लिए स्लॉटर हाउस के उसको काटेगा, उसको मीट बनाएगा, उसको भरकर उसको बेचेगा। सर ठीक है, हेलो सर, ये मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ आपको। जी सर। सर प्लीज आप ऐसा एग्जाम्पल मत दीजिए, काऊ का एग्जाम्पल मत दीजिए। आप इतने बड़े सीए हैं और अभी ये सही प्लीज बात दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। है। बट सर आप काऊ का इस बिल्कुल तरीके सही से बात है, एग्जाम्पल मत दीजिए सर। आप बिल्कुल एक सही बात, रिलीजियस है, स्टेट बिल्कुल लेवल सही पे बात आप है। एक सेमिनार कर रहे हो और इस जी जी तरीके से मत जी बोलिए प्लीज सर। जी, सॉरी सर इसके लिए। चलिए, तो हम आपको मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मत अब दीजिएगा जी ऐसा जी जी एग्जाम्पल। जी जी सर, जी सर। यदि कोई भी अदर एनिमल है, कोई भी अदर एनिमल है, यदि हम कोई भी एनिमल को, फार्मर है, फार्मर कोई भी एनिमल यूज कर रहा है, यदि वो एनिमल उसके लिए यूजफुल नहीं है, जैसे भेड़ ले लीजिए, या बकरी ले लीजिए, या हॉर्स को भी ले सकते हैं हम, कोई भी अदर एनिमल ले सकते हैं, क्योंकि काऊ का लेना मेरे लिए भी गलत था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारी रिलीजियस एनिमल है, तो वो लेना हमारे लिए भी बहुत गलत रहा वो चीज। तो अब उसके लिए सॉरी उस चीज के लिए, बट उसके अलावा कोई भी अदर एनिमल है, यदि हम वो एनिमल को, हम यदि स्लॉटर, यदि फार्मर उसको यूज नहीं कर रहा है, हम उसको स्लॉटर हाउस में दे रहे हैं, स्लॉटर क्या कर रहे हैं? उसका मीट निकाल के बेच रहे हैं, तो उस केस में हमें अलाउड हो, क्योंकि प्रोड्यूसर है वो फलाना, यदि उसके अंदर इंटरमीडिएरी आ जाते तो फिर वो अलाउड नहीं होगा 10,000 से ऊपर का। एनी पर्सन हु बाइज एनिमल फ्रॉम फार्मर टू स्लॉटर देम एंड टू सेल द रॉ मीट और carcasses to meat processing factories, traders or retail outlet may be considered as the producer of livestock and meat. This exemption shall be available to the payer subject to the fulfillment of following conditions. The person receiving the payment files a declaration that he is a producer of meat. अब जो इंसान 10,000 से बहुत कैश पेमेंट कर रहा है, तो ये उसको एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, मैं एक मीट का प्रोड्यूसर हूँ।
तो मुझे इसको अलाउड करी जाएगा। ये पूरा वही पॉइंट बताएगा प्रोड्यूसर ऑफ मीट के बारे में। अगला पॉइंट है द प्रोड्यूसर ऑफ मीट डिक्लेयर्स दैट द पेमेंट अदरवाइज देन थ्रू अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट was made on his insistent। यदि अकाउंट पे चेक से हो ही जाता तो सेक्शन लगता ही क्यों? यदि अकाउंट पे चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, कोई भी ईसीएस मोड नहीं है पेमेंट का, तब ये सेक्शन लगा है। ये वही कहना चाह रहा है। तीसरा, a veterinary doctor certifies that the person specified in the certificate is a producer of meat and that slaughtering was done under his supervision। सीधी सीधी बात है, पूरा सेक्शन यही कह रहा है यदि आप मीट के प्रोड्यूसर हैं तो आप 10,000 से ऊपर पेमेंट रिसीव कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। रूल 6DD इसका एक्सेप्शन बना रहा है। रूल 6DD ने टोटल 12 एक्सेप्शन दिए इस चीज के रिगार्डिंग। ओके, उसके बाद अब ये सेक्शन बस इतना ही था। अब उसके बाद हम जो बात कर रहे थे, जैसे कि राम को शाम को पेमेंट करना था, वो एक दिन में 10,000 से ऊपर का पेमेंट नहीं कर सकता। मान लीजिए राम ने शाम को एक दिन में 15,000 रुपए का कैश पेमेंट कर दिया। अब क्या होगा? अब पूरा 15,000 रुपए हमारा डिसअलाउड हो जाएगा। हम उसको खर्चा नहीं मानेंगे, और खर्चा नहीं मानेंगे तो इम्प्लाइड सी बात है, उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो एज यूजुअल कि हमारा टैक्स भी बढ़ेगा। अब हमने राम की तो बात कर ली, तो हमने कहा राम एक काम करिए, आपको 15,000 रुपए का पेमेंट करना है ना शाम को, तो आप आज 10,000 दे दीजिए, कल शाम को 5,000 दे देना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर शाम आप मैक्सिमम कितने रुपीज राम से रिसीव कर सकते हैं? एक इवेंट के अकॉर्डिंग आप राम से मैक्सिमम 2 लाख रुपीज रिसीव कर सकते हैं। वही सेक्शन है हमारा 269ST। 269ST ये कहता है हम एक इंसान से मैक्सिमम 2 लाख रिसीव कर सकते हैं, उससे ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते। यदि हमने उससे ज्यादा रिसीव करा तो पूरा ही डिसअलाउड हो जाएगा, उसमें हमारी पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी भी आगे आएगी। 100% डिसअलाउड मान लिया जाएगा उस पेमेंट को रिसीव हुआ है। अभी हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे उस चीज को लेकर भी। अब ये सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 269ST। 269ST ये सेक्शन है। किसका था पेमेंट? 2 लाख से ज्यादा का था? जी सर, ठीक है, 2 लाख से ज्यादा का किसी भी क्रेडिट 10,000 करके कम कराएं, ये कम था 2 लाख से? 2 लाख से ज्यादा का था? 2 लाख से ज्यादा का नहीं करना है, एक ही बिल का होगा। मैं दो बिमल लिया। जी आप प्रश्न कर रहे हैं या बात कर रहे हैं? एसपी गुप्ता जी, हेलो एसपी गुप्ता जी, जी आप प्रश्न कर रहे हैं या बात कर रहे हैं आपस में? सॉरी, आपस में ही बात कर रहे हैं। तो वहां पर माइक्रोफोन बंद कर लीजिए प्लीज। ओके ओके। ओके। सेक्शन 269ST ये कहता है जो जो पैसा रिसीव कर रहा है रेसिपिएंट, पहले जो सेक्शन था वो देने वाले पर था, अब सेक्शन लेने वाले पर है। 269ST ये सेक्शन ये कहता है यदि हम 2 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट रुपीज 2 लाख और मोर, अदरवाइज मतलब कह रहे हैं यदि हम 2 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट यदि हम रिसीव कर रहे हैं इन कैश या फिर इन 4 माध्यम के अलावा, वो 4 माध्यम के अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, या फिर ईसीएस हो गया, या फिर कोई भी प्रिस्क्राइब मोड हो गया, इन चारों से हम कितना भी रिसीव कर ले में कोई दिक्कत नहीं है। यदि इनके अलावा हम किसी भी माध्यम से, जैसे कि बियरर चेक हो गया, कैश हो गया, हम 2 लाख या उससे ज्यादा रिसीव कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है। एक ही इंसान से यदि हम करें एक ही इवेंट के रिगार्डिंग, मान लीजिए क्या हुआ, एक शादी का फंक्शन होना था, अब मैंने वहां पे कैटरिंग सर्विस दी, कैटरिंग का बिल आया 10 लाख रुपए का। मैंने कहा कि सेक्शन कहता है कि एक बिल के संबंध में हम मैक्सिमम हम अप टू 2 लाख तक, 2 लाख से कम तक हम मतलब 1,99,999 रुपीज तक हम रिसीव कर सकते हैं एक बिल के संबंध में। तो मैंने क्या करे, 5 बिल बना दिए जिससे कि सेक्शन नहीं लगे। उतना तो अलाउड है।
बट लेकिन इनने क्या कहा, आप एक इवेंट के रिगार्डिंग कह रहा है, इनने कहा वो इवेंट क्या है, इवेंट तो एक है ना, कैटरिंग, शादी कैटरिंग, एक इवेंट के रिगार्डिंग यदि हम कितने भी बिल बना दे तो उन सबको कंबाइन कर लिया जाएगा सेक्शन के अनुसार, क्योंकि सबने इसका लूपहोल निकाला, उनने कहा कोई बात नहीं, हम एक बिल के अकॉर्डिंग ही तो रिसीव नहीं कर सकते, हम दूसरा बिल बना देंगे। तो उन्होंने कहा यदि इवेंट सेम है तो उसके 10 भी बिल बनाए, 15 भी बिल बनाए, तो सबको एक्युमुलेट करके, सबको टोटल करके हम लोग बात करेंगे, हम मैक्सिमम कितना रिसीव कर सकते हैं, सिर्फ 2 लाख ही रिसीव कर सकता है। मतलब एक इंसान से हम मैक्सिमम 2 अप टू, मतलब 2 लाख से थोड़ा कम, मतलब 1,99,999 हम रिसीव कर सकते हैं, उस तरह हम रिसीव नहीं कर सकते। तो इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन रोक लगा रहा है यदि हम 2 लाख और मोर, 2 लाख से ज्यादा यदि हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं इन 4 माध्यम के अलावा, तो वो हमें रिसीव नहीं करने दे, और यदि हमने रिसीव कर लिया तो जितना भी अमाउंट है वो सारी हमारी इनकम मान ली जाएगी। मान लीजिए मुझे राम से मान लीजिए 2.5 लाख रुपए रिसीव हो गए, तो वो सारा 2.5 लाख मेरी इनकम मान ली, सब पे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी मुझे उधर। आप अभी सेक्शन अभी आगे जाएगा तो हम इसको कंसीडर करेंगे। अब देखते हैं, अब एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन। मिस्टर ए जो है, ए ने गुड्स बेचा बी को ₹2.5 लाख की। मिस्टर बी जो है वो ए को कैश में पेमेंट कर रहे हैं। उनने कहा ए भाई मैं तेरे को जो पेमेंट करूंगा, एक पहला पेमेंट करूंगा अप्रैल 1 में, दूसरा पेमेंट को मई 1 में करूंगा भाई, तीसरा जून 1 में करूंगा। इनने कहा भाई मैं कैश पेमेंट करूंगा। देखिए हम एक ही बात नहीं कर रहे इधर, हम अभी बात कर रहे हैं, अभी सॉरी, हम इधर जो बात कर रहे हैं अभी हम इधर एक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ए रिसीव कर रहा है, ए रेसिपिएंट हो गया। हम एक ही बात कर रहे हैं जो रेसिपिएंट है, जो रिसीव कर रहा है। अभी हम बी की बात नहीं कर रहे जो पेमेंट कर रहा है। अब क्या कह रहा है, एक बी कह रहा है कि भाई मैं तेरे को पहले 1.5 लाख दूंगा अप्रैल 1 में। ए कह रहा है कोई दिक्कत नहीं भाई दे दे, क्योंकि ये तो 2 लाख तक रिसीव कर सकता है कैश में भी, तो 1.5 लाख में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 25,000 और दे दूं, अरे हाँ भाई दे दे, तो 1,75,000 हो गया। अब भी कहता भाई 75,000 जो बचा है ना वो भी मैं तेरे को कैश दूंगा। वहीं पर ही वो पूरा इंटायर अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि टोटल 2.5 लाख हो जाएगा कैश में, वो अलाउड नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है हम मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही कैश में रिसीव कर सकते हैं, उससे ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते। वही ये एग्जांपल कहता है मिस्टर ए वुड बी कंसीडर्ड to have not complied with the provision of section 269 ST the moment he received the last payment। जैसे उसने 75,000 रुपए का पेमेंट रिसीव किया, वैसे ही पूरा ट्रांजेक्शन हमारी डिसअलाउड हो जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्ट में आ गई है, हमें इस पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी उल्टा। अब अगला पॉइंट जो आता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो मैं बात कर रहा था कैटरिंग वाला एग्जांपल ले रहा था, भाई कैटरिंग के 10 लाख का मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब बंदा करे कि साहब हम तो 10 लाख रुपए कैश देंगे, तो मैंने कहा भाई एक काम कर, तू 2 लाख से कम के बिल बना दे, सारे बिल, मतलब 1-1 लाख के 10 बिल बना दे, क्या दिक्कत आ रही है। उन्हें ठीक है साहब, तो 1-1 लाख के हमने से 1 लाख के रिसीव कर ले तो अलाउड हो जाएगा। लेकिन सेक्शन ने कहा ये नहीं चलेगा, पूरा एक ही इवेंट है, 10 की 10 बिल को कंबाइन कर ली जाए, क्योंकि एक ही ओकेजन, एक ही इवेंट और एक ही बंदा है। इवेंट एक, भले वो अलग अलग बंदा होता तो एक घड़ी अलाउड हो जाता, पर इवेंट तो एक ही है। तो वो सारे बिल इवेंट की भी उसने कवर कर लिए। उन्होंने कहा भाई इस पर अलाउड नहीं है। इस सेक्शन हमारा ये कहता है इस पॉइंट को लेकर। अभी क्या है, वेयर अ ट्रांजेक्शन इज कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ 269 SS। अभी ये एक्चुअली लोन्स की बात करता है 20,000 रुपए तक की। अभी मैं इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बट इसके बारे में शॉर्ट में अभी थोड़ा सा रुक के नीचे बता देता हूँ इस चीज को लेकर भी। अभी उससे पहले हम सेक्शन के एक्सेप्शंस को देखते हैं। ये एक्सेप्शन कहता है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट क्यों अप्लाई करेगी अपने ऊपर। यदि गवर्नमेंट अपना सेक्शन अपने ऊपर अप्लाई करेगी तो मतलब ही क्या। और दूसरी बात, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक। और तीसरा, जिसको नोटिफाई करा गया उस पर भी अप्लाइड नहीं है ये सेक्शन। उसके बाद यदि आपने इस सेक्शन का उल्लंघन करा तो आपको जो पेनल्टी देनी पड़ेगी वो सेक्शन 271 DA के अंदर देनी पड़ेगी, और पेनल्टी के माध्यम से 100% अमाउंट आपका डिसअलाउड हो जाएगा, पूरा कॉन्ट्रीवेंशन हो गया आपका इस जगह पर। ये कहता है सेक्शन 269 ST।
ये सेक्शन हमारा कहते हैं सेक्शन 269 एसटी। अब इसके अंदर ओके, अब थोड़ा सा मैंने 4 सेक्शन को लिंक करा है जो इससे बड़ा ही मिलता जुलता सेक्शन है। 269 एसएस, 269 एसटी, 269 एसयू, 269 टी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट अभी मैं सारे सेक्शंस को टच नहीं कर सकता। अभी इसके अंदर सिर्फ मैं अभी 269 एसटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन सब सेक्शंस में हल्का हल्का ओवरव्यू कर लेता हूँ। अभी मैं 269 एसटी की बात करी। इस एसटी के अंदर क्या है, यदि अपने को इसके अंदर मान लीजिए रिसीव्ड हो रहा है ऑफ एन ई अमाउंट, यदि मैं कोई भी अमाउंट रिसीव 2 लाख या उससे ज्यादा, इन 4 माध्यम के अलावा, यदि 4 माध्यम कौन से हो गए हमारे, अकाउंट पे ही चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, ईसीएस हो गया, या कोई भी अदर प्रिस्क्राइब मोड है, यदि इसके अलावा हमें यदि कोई भी पेमेंट मिल रहा है 2 लाख से ज्यादा, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। उसमें हमारी जो पेनल्टी होगी 271 डीए के अनुसार 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, मतलब तो मान लीजिए 2.5 लाख रुपए मुझे मिले हैं, तो पूरे 2.5 लाख जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 50,000 जाए, पूरे 2.5 लाख को पेनल्टी जाएगी 100%। उसके बाद अब 260 में ऐसे बेसिकली कहता है यदि हम कोई भी लोन और डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, यदि वो 20,000 है उससे ज्यादा है, यदि कैश में हो रहा है, तो उसके अंदर 100% की पेनल्टी 271 डी की। ना अभी मैं पेनल्टी टच करूंगा, ना कोई लोन का सेक्शन टच करूंगा इस पे। यदि मैंने टच करा तो मुझे हाल के रिस्क ना क्यों कहता है, ये बात करता है असेसी की, पर्सन की बात करता है। यदि मैंने इसको टच करने लगे, असेसी के अंदर कंपनी भी इंक्लूड होती है, असेसी के अंदर एओपी बीओआई भी इंक्लूड होता है, असेसी के अंदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी इंक्लूड होता है, असेसी के अंदर एचयूएफ भी इंक्लूड होता है, असेसी के अंदर इंडिविजुअल भी इंक्लूड होता है। यदि मैं असेसी इसके अंदर इंक्लूड करने गया, इसके अंदर कंपनी भी कंपनी, यदि कंपनी के असेसी में कंपनी भी आएगी तो कंपनी को इंक्लूड किया, तो हाल के मुझे इसका अदर सेक्शन भी डिस्कस करना पड़ जाएगा, सेक्शन 183, 184, सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टीज कौन होती है, इस सारे सेक्शन। क्योंकि इस कंपनी के अंदर साफ साफ कहा जाता है कि कंपनी किसी को पैसा नहीं दे सकती। वो कौन किसी है, जो रिलेटिव, कंपनी रिलेटिव को कभी पैसा नहीं दे सकती है लोन से एडवांस से संबंध में। ये कुछ बातें होती है, बट हम अभी इस पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा ये वाला। सेम ऐसी है 269 एसयू, यदि कोई भी रिसीप्ट हो रही है वो 50 करोड़ से ऊपर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर पे है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हमारा प्रीसीडिंग जस्ट इससे पहले है, जो प्रीवियस ईयर है। यदि 50 करोड़ से पहले हमारी जिसमें रिसीप्ट हो गई, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड ही यूज करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से, जब तक डिफॉल्ट चल रहा है, सेक्शन 271 डीबी की पेनल्टी लगी 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से। और 269 एसएस कहता है आप पैसा लोगे 20,000 तक, लोन की बात कर रहा था। अब तो रीपेमेंट की बात भी 269 टी की बात करी जाएगी। अगले 20,000 में ले सकते, तो 20,000 दे भी नहीं सकते, ये आपने दिया तो उस पर भी 100% पेनल्टी है। आप ये देखिए सारे सेक्शन 271 के, सेक्शन 271 डी, डी ए, डी बी और 271 ई, ये सारे सेक्शन पेनल्टी के हो गए। बट अभी मेन जो होता हमारा 40A3 और 269 ST था। ये दोनों टॉपिक बस इतना ही कहता है, एक पेमेंट करने पर कहता है और एक पेमेंट रिसीव करने पर कहता है। अब इसके बाद मैं एक छोटा सा पॉइंट और इसमें ऐड कर लेता हूँ, एसएफटी ट्रांजेक्शन, जिसका आज के टाइम में सबसे ज्यादा नोटिस आ रहे हैं। एसएफटी ट्रांजेक्शन, जिसको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में हम लोग बोलते हैं, कि किसको बोलेंगे एसएफटी ट्रांजेक्शन। हम उसकी बात में थोड़ा सा आपको उसकी बात कर लेता हूँ। ओके, अब एसएफटी ट्रांजेक्शन के ऊपर बताता हूँ पॉइंट। हमारे पास टोटल अप्रोक्स 15 पॉइंट्स है एसएफटी ट्रांजेक्शन्स को लेकर। यदि आप देखिए इनकम टैक्स से हाल के आपके मैसेज आ जाएगा कि आपने एसएफटी ट्रांजेक्शन्स करी है। 15 ट्रांजेक्शन हमारे पास, जिसमें से सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या कहता है इसके अंदर, ये कहता है पहली ट्रांजेक्शन, यदि हम पेमेंट कर रहे हैं, यदि हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये कह रहा है यदि पेमेंट कर रहे हैं कैश में, किस चीज के लिए कर रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट खरीदने के लिए कर रहे हैं, या पे ऑर्डर खरीदने के लिए, या फिर बैंकर्स चेक खरीदने के लिए पेमेंट कर रहे हैं कैश में,
वो भी 10 लाख या फिर उससे ज्यादा। तो ये कह रहा है कि भाई एसएफटी ट्रांजेक्शन है, ये सीधा ये नोटेड में आ जाएगा, इनकम टैक्स नोट में आ जाएगा कि आपने एसएफटी ट्रांजेक्शन करी है। कि 10 लाख से ऊपर की कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, यदि हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में, किस चीज के लिए, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक के लिए, तो वो एसएफटी ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो उसकी रिपोर्टिंग आ जाएगी इनकम टैक्स के अंदर। दूसरी एसएफटी ट्रांजेक्शन, ये कहता है यदि हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में 10 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा, कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको आरबीआई ने स्पेसिफाइड कर रखा है। अब इसके बारे में तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा ऐसा कौन सा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो आरबीआई के पर्टिकुलर ने एक्ट बनाया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। उसके अंदर सेक्शन 18 में डिफाइन करा है आरबीआई, जो आरबीआई कहता है कि ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, यदि आप इसको खरीदने में 10 लाख से ऊपर का कैश को पेमेंट कर रहे हैं, 10 लाख के उससे ऊपर, तो वो भी आपका एसएफटी ट्रांजेक्शन आएगा। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो कहता है, आप देखिए सबसे ज्यादा व्यापारियों पर नोटिस ये आता है, सेक्शन 194 एनडी इंट्रोड्यूस करा गया था। वो क्यों करा गया है? वो कहता है यदि आप एक लिमिट से ज्यादा कैश अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं, या एक लिमिट से ज्यादा कैश अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो वो टीडीएस काटने की बात करता है 194 एन के अंदर, कैश डिपॉजिट के ऊपर, विड्रॉल्स के ऊपर। अब भी आप देखिए एसएफटी 003 है, वो ये क्या कहता है? वो ये कहता है हमारा, यदि हम कोई भी कैश डिपॉजिट कर रहे हैं 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा अपने एक से ज्यादा करेंट अकाउंट में, व्यापारी क्या कहता है कि सर हमारे एक करेंट अकाउंट एसबीआई है, एक हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, हमने सर एक काम करते हैं एसबीआई में 30 लाख करते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हम लोग 25 लाख रुपए जमा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, दो अकाउंट तो अलग, दोनों के अलग 50 लाख के लिमिट है। नहीं, कितने भी करेंट अकाउंट हो उस बंदे के, तो पूरे को मिला के देखा जाएगा, यदि आपने 50 लाख या इससे ज्यादा जमा किया है तो वो आपके एसएफटी ट्रांजेक्शन है। उसके अलावा आप 50 लाख जमा भी कर रहे तो 50 लाख निकाल भी रहे होंगे, तो हम यदि 50 लाख या उससे ज्यादा निकाल रहे हैं अपने कोई भी करेंट अकाउंट से मिलाकर, तो वो भी हमारी एसएफटी ट्रांजेक्शन है। जब इनने करेंट अकाउंट की बात तो कह दी, तो सेविंग अकाउंट की बात कैसे रह जाएगी? करेंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट के अलावा कोई और भी अकाउंट हो, यदि हम उसमें 10 लाख रुपए और उससे ज्यादा यदि हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो उसको एसएफटी ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। और साइमल्टेनियसली यदि हम 10 लाख रुपए उससे ज्यादा यदि हम उससे निकालते हैं सेविंग अकाउंट से अदर देन करेंट अकाउंट, तो वो भी हमारी एसएफटी ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। आपको देखिए जनरली बैंकिंग सिस्टम क्या करते हैं, जब आपका करेंट अकाउंट नहीं है और आपकी सेविंग से 10 लाख तक ट्रांजेक्शन है उससे ऊपर होने लगती है, तो सेविंग अकाउंट से ट्रांजेक्शन रोक देते हैं बैंक वाले। अब इसके अंदर हमारी 5 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या कहता है, पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, एक बार 5 पॉइंट की रीडिंग कर लेते हैं। एसएफटी 001, पेमेंट मेड इन कैश फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। दूसरा, पेमेंट मेड इन कैश एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द आरबीआई under section 8 of Payment and Settlement System Act 2007। अगला SFT 003 है, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं एग्रीगेटिंग टू 50 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन और फ्रॉम वन और मोर करेंट अकाउंट ऑफ अ पर्सन। उसके बाद कैश विड्रॉल की बात आ गई, एसएफटी 003 भी आ गई, कैश विड्रॉल की बात आ गई, यदि 50 लाख से ऊपर हम निकाल रहे तो उसकी बात आ गई। एसएफटी 004, यदि 10 लाख रुपए उससे ज्यादा यदि हम जमा कर रहे हैं अदर देन करेंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट होगा और भी कोई टाइप का अकाउंट हुआ, तो उसकी बात आ गई। एसएफटी 005 हमारी बात करता है टाइम डिपॉजिट, यदि विड्रॉल कर रहे हैं, या फिर क्या कह रहा है एसएफटी 005, वन और मोर टाइम डिपॉजिट अदर देन अ टाइम डिपॉजिट मेड थ्रू रिन्यूअल ऑफ अनदर टाइम डिपॉजिट। मतलब कहता है यदि इसके देखिए जो अभी 10 लाख की बात थी वो तो एसएफटी 005 ये कहता है एक से टाइम डिपॉजिट, वन और मोर टाइम डिपॉजिट अदर देन द टाइम डिपॉजिट मेड थ्रू रिन्यूअल ऑफ अनदर टाइम डिपॉजिट, रिन्यूअल के अलावा कोई और टाइम डिपॉजिट है 10 लाख से ऊपर है तो वो उसकी भी रिपोर्टिंग करता है। बेसिक जनरली हमारे ये वाला सबसे कम काम का होता है। हमारा जो बेसिकली काम जो आता है वो करेंट अकाउंट का आता है, कैश डिपॉजिट करेंट अकाउंट का 50 लाख वाला,
और सेविंग अकाउंट में 10 लाख वाला डिपॉजिट और विड्रॉल। उसके अलावा बाकी बहुत कम काम आते हैं। SFT 006 से पेमेंट मेड बाय एनी पर्सन ऑफ एनी अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 1 लाख रुपीज मोर इन कैश और 10 लाख और बाय एनी अदर मोड अगेंस्ट बिल रेज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर क्रेडिट कार्ड। मतलब क्रेडिट कार्ड के हिसाब से 1 लाख के ऊपर यदि क्रेडिट कार्ड का बिल है उसके हिसाब से हमें पूरी बात करेंगे इस जगह पर। ये भी हमारा थोड़ा काम है, हम क्रेडिट कार्ड का बिल यदि हमारे 1 लाख से ऊपर है तो उसको भी एसएफटी ट्रांजेक्शन ये लोग बोलते हैं उस जगह पर। मैं SFT 007 है, ऐसे में टोटल 15 SFT। 007 क्या कहता है, यदि हम 10 लाख रुपए से ज्यादा यदि रिसीव कर रहे हैं किसी बॉन्ड या डिवेंचर के माध्यम से, उसकी बात इधर कही जाएगी। अभी मैं इस टॉपिक को अब ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मेन जो था हमारा वो SFT के अंदर करेंट अकाउंट की 50 लाख की लिमिट और सेविंग की 10 लाख की लिमिट है। अब यदि हम SFT 007 कहते हैं रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट aggregating to 10 lakh rupees or more in a financial year for acquiring bonds or debentures issued by the company or institution. और SFT 008 है, यदि receive from any person of an amount aggregating 10 lakh or more in a financial year for acquiring shares issued by the company. फिर आता है SFT 009 buyback of shares वाली बात है। फिर म्यूचुअल फंड वाली बात आएगी। ऐसे हमारे 15 SFT ट्रांजेक्शन है। इसमें एक अच्छा पॉइंट ये लग रहा है SFT 012। ये SFT 012 जो पॉइंट है ये क्या कहता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कहता है। यदि आप 30 लाख से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो डिपार्टमेंट 30 लाख से ऊपर की खरीदते हैं तो उसके अंदर SFT ट्रांजेक्शन इसको मान लिया जाएगा। SFT ट्रांजेक्शन यदि हम 30 लाख के उससे ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी यदि हम उसको खरीदते हैं। और यदि हमें कोई भी रिसीप्ट, देखिए 2 लाख तक तो हमें अलाउड था, तो उसने उसके बाद का पॉइंट क्या रखा, रिसीप्ट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज फॉर सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ एनी नेचर। यदि 2 लाख से ऊपर कोई पेमेंट मिल रहा है तो हमें उसको भी एसएफटी ट्रांजेक्शन मान लेंगे। फिर अगला पॉइंट है कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग द पीरियड 9 नवंबर 2016 टू 30 दिसंबर 2016 एग्रीगेट विद 12,50,000 12.5 लाख रुपए एक करंट अकाउंट में या फिर 2,50,000 रुपीज और मोर। अब आज के टाइम में रिलीवेंट वाला पॉइंट है ही नहीं, फिर 2016 का पॉइंट है, अभी रिलीवेंट नहीं है आज के टाइम पे ये पॉइंट। बस इतना ही था, थैंक यू। यदि किसी का कोई क्वेरी हो तो आप बताइए प्लीज। सर चुनाव आचार संहिता लग गई है जी सर। और इस टाइम एक व्यापारी कितना कैश लेके सर चल सकता है? सर देखिए, लेने पर लेकर चलने पर कुछ भी लेके चल सकता है, जब जी। पता चलता तब बात आती है। अब इसके अंदर आप किस संबंध में आप बात करना चाह रहे हैं मुझसे, आप ये बताइए। जैसे कि मान लीजिए उसको 10 लाख रुपए कैश में रिसिप्ट हुए हैं आज के टाइम पे। जी हमारी बात समझ रहे हैं? पता चला उसने उसकी गाड़ी गई और 10 लाख रुपए बेच के माल लेके आ रही है जी और पता चला कि डिपार्टमेंट में उसको पकड़ लिया जी कि आपके पास तो कैश ज्यादा है। जी। फिर क्या हो सकता है सर उसमें? अभी क्या नोटिफिकेशन है उसके संबंध में? तो उसको पूरा 100% पेनल्टी लग जाएगी हम्म। उस जगह पर। तो अभी मिनिमम कितना लेके सर चल इसमें सकता है? नहीं, इसमें डिफरेंशियल इसमें ये है ना कि 50,000 से ऊपर ज्यादा कैश लेके चल नहीं सकते। नंबर एक बात, जी अगर 50,000 से ऊपर कैश लेके चल रहे हैं तो आपके पास उसका सोर्स होना चाहिए कि वो जी, सोर्स कहाँ क्या है से? पैसे का, तो कि आप कहाँ से लेके आ रहे हैं। जी 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 अगर आप मान लीजिए किसी से पेमेंट लेके आ रहे हैं दुकानदारों से, तो आपके पास दुकानदारों से पेमेंट की लिस्ट होनी चाहिए कि मैंने इस दुकानदार से, ये दुकानदार से मैंने 20,000 लिए, एक दुकानदार से मैंने 1 लाख रुपए लिए, एक दुकानदार से मैंने 80,000 लिए, सी से मैंने 60,000 लिए। मेरे सारे दुकानदारों की लिस्ट होनी चाहिए उनके पास, और प्लस कंफर्मेशन होना चाहिए कि हाँ हमने आज का दिन पेमेंट किया है इनको, सो दैट कल को दुकानदार मुकर ना जाए, मना ना कर दें कि हमने पेमेंट नहीं दिया कोई इनको। जी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पेमेंट 11 लाख का हो या 11 करोड़ का हो इनके पास। जी। वैसे भी सर जब भी केस खुलता है तो केस खुलता है, हम करते ही क्या है, छोटे छोटे बिल बना के उनको रख देते हैं। नहीं सर, आजकल नहीं, अभी जो चल रहा है ना, आचार संहिता लग गई है इलेक्शन जी की, जी जी और जी आजकल क्या है कि जगह जगह कैश पकड़ा जा रहा है। जी सर, बिल्कुल सही बात है सर। परसों मेरे यहाँ हापुड़ में 11 लाख कैश पकड़ा गया किसी व्यापारी के पास। अच्छा हाँ, मैं बैठा हुआ था इनकम टैक्स में, तो आईटी नहीं आया था, देर से आए। मैंने कहा कहाँ रुक चले गए सर? कहने लगे यार वो 11 लाख के कैश पकड़ा गया, सूचना आई थी पुलिस स्टेशन से, वहां गया था, क्योंकि यहाँ का इंचार्ज मैं ही हूँ पूरे हापुड़ का।
जी तो मैंने 11 लाख पकड़े गए हैं। जी ये चीज है सर, मतलब आपके पास अगर सोर्स है बताने का कि हम पैसे कहाँ से लेके आ रहे हैं, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जेन्युइन सोर्स होगा तो फिर डरने की बात किस बात हाँ, की है? फिर कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोग क्यों जेन्युइन सोर्स नहीं होता, पेमेंट लेके ऐसे ही चल देते हैं कैश पेमेंट करने के लिए, तो वहां वो अच्छे पकड़ होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो आपका सोर्स एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। जैसे दीपांशु, कल हम बात कर रहे थे ना दीपांशु, जी कि जी लाइक सर। किसी व्यापारी ने 1-1 1.5 लाख रुपए का इवेंट अलग अलग है और वो लेके आ रहा है 20 लाख या 25 लाख रुपए, अगर उसके सोर्स डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बट वो एस्टेब्लिशमेंट व्यापारी की श्रेणी में होना चाहिए। अगर 10 लाख रुपया किसी ड्राइवर पे या किसी उस पर निकला है ना, तो क्वेश्चन मार्क है। बकायदा सब बिल होने चाहिए, तो प्रूफ होगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी बात को लेकर। हाँ हाँ, अब मतलब व्यापारी की श्रेणी में आना चाहिए वो आदमी, तभी उसको इसमें लाइक एक्सेप्शनल मिलेगा। अदरवाइज अगर वो कोई और आदमी है या लाइक उसकी कैटेगरीज अलग है या वो लाइक मीडिएटर है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो सोर्स डिफाइन नहीं कर पा सकता। जैसे हर सर बता रहे हैं ना अभी कि 11 लाख रुपए उसे पकड़ लिया गया, तो अगर कोई ड्राइवर है या उसका लाइक कोई मीडिएटर है तो उसको ये लोग नहीं छोड़ेंगे। व्यापारी के केस में तो आप बच जाएंगे, क्योंकि आपके पास इनवॉइस भी होगी, बिल भी होंगे, और आप ये भी स्टेब्लिश कर सकते हैं कि मैंने ये माल बेचा है इसलिए मैंने ये पैसा यहाँ से कलेक्ट किया है। बिल्कुल सही बात है ठीक सर। है दिव्यांशु, आगे कुछ और हो तो प्लीज बोलिए। बस इतना ही है सर, थोड़ा सेक्शन, क्योंकि अब डिस्कस करने लगा तो सेक्शन 56 टू 10 भी टच हो जाएगा उसके साथ ही, तो लंबा हो सर जाएगा। किसी भाई को सर सवाल मेरी हो तो पूछ रहे हैं अपना इस संबंध में, कैश ट्रांजेक्शन के बारे में किसी भाई को सर सवाल मेरी हो। क्वेरी सर मेरी क्वेरी है ये। जी पूछिए। हेलो हेलो। हाँ जी सर बताइए। मेरी क्वेरी सर ये है कि जो आपने सेक्शन 6 DD में बताया अथराइज एजेंट, जी हेलो, तो जी मैं डिस्टर्बेंस आ रहा था। तो 6 DD में जो आपने अथराइज एजेंट बताया, गोपाल जी, डिस्टर्बेंस आप ही के माइक्रोफोन में है सर। हेलो हेलो, हेलो। सर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं चल रहा आपके आसपास कोई? नहीं, कोई नहीं है, कोई अब इंस्ट्रूमेंट साफ चल आई। रहा है क्या? अब आई साहब, जी। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी। मैं ये कह रहा था, जो आप सेक्शन 6 DD में बताए थे अथराइज एजेंट, जी अथराइज डीलर, जी तो जैसे कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ जी और मुझे उसके लिए 20 लाख रुपए की स्टैंप लेने हैं, मैं स्टाम्प वेंडर से 20 लाख रुपए नकद देके स्टाम्प देता हूँ, तो वो खर्चा मेरा रहेगा वो? तो क्या वो ऑथराइज डीलर है? अथराइज डीलर जो स्टैम्प वेंडर है वो तो गवर्नमेंट का स्टैम्प वेंडर है। सर पहली बात तो अथराइज है हर तभी इंसान तो स्टैम्प बेच रहा है। सर यदि हर स्टैम्प वेंडर को ऑथराइज डीलर बना दिया तो फिर मामला उल्टा पड़ जी, जाएगा। ऑथराइज अच्छा, डीलर ऑथराइज डीलर तो फिर स्पेसिफाइड अलग होंगे, वो तो रिजर्व बैंक, जैसे आप जी देखिए ना, जैसे मनी चेंजर्स होते हैं, इसको फेमा जी के तहत आरबीआई उनको मनी चेंजर बनाता है, ऑथराइज डीलर आरबीआई बनाता है फेमा के अंदर साफ साफ कि भाई ये बंदा कोई ऑथराइज डीलर, आप इनके पास जाइए, इनसे एक्सचेंज करिए, और कोई नहीं करेगा। हम्म। तो वो स्टैम्प वेंडर ऑथराइज डीलर नहीं है सर। स्टाम्प वेंडर अथराइज नहीं है? ऑथराइज डीलर नहीं होना चाहिए, स्टैम्प वेंडर नहीं होना चाहिए। नहीं 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 साइड सर। स्टैम्प वेंडर नहीं जाएगा सर। यदि है तो फिर स्पेसिफाइड होगा कि भाई आप ऑथराइज डीलर, उनको लाइसेंस होगा ऑथराइज डीलर का, होगा तो। और लाइसेंस तो देते ही उनको, स्टेट गवर्नमेंट देती है लाइसेंस। पर सर ऑथराइज डीलर का लाइसेंस नहीं मिलती उनको, स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस मिलता है उनको। हाँ, स्टाम्प वेंडर लाइसेंस मिलता है, अथराइज तो होता ही वो। हर आदमी तो नहीं स्टाम्प बेच सकता। जी तो क्या वो 20 लाख रुपए अगर मैं स्टाम्प लिए तो अलाउ होंगे मुझे? तो मेरे अंदाज से अलाउड नहीं होना चाहिए वो चीज। आपके साथ अलाउड नहीं होंगे? ओके सर, थैंक यू। हेलो सर जी। हेलो।
इसके बाद भाई कुछ सवाल हो, विलास भाई कोई सवाल हो आपका, क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कैश ट्रांजेक्शन? माइक्रोफोन बंद है आपका विलास भाई, आपका माइक्रोफोन बंद है। हाँ सर, हाँ जी हाँ हाँ सर, नमस्ते। एक बात नमस्ते। सर, मैं एक बात पूछना चाहता था मैं आपसे कि मैं तो अनाज मार्केट में बैठता हूँ, तो अनाज मार्केट में किसान गाड़ी लेके आता है, वो कम से कम 8 से 10 लाख की गाड़ी होती है, जी और उसको तो चाहिए कैश। इनकम टैक्स ऑफिस में केस फंसने के बाद में उन्होंने कहा था कि भाई 20-20 हजार की रिसिप्ट मारो आप उनको देने के लिए। ये कैसे पॉसिबल है सर? तो वो 269 जो दूसरा सेक्शन दूसरा एसयू वाला, क्या उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे होंगे? आप देखिए, मैंने भी आगे वो सेक्शन बताया था, एक सेकेंड, ये वाला तो रूल सब्सिडी लगेगा उसमें तो, नहीं सर, वे लोग मालूम है क्या किसान के लिए रूल सब्सिडी लगेगा। सर? सर किसान की लाइक किसान है, बैंक है, नेशनलाइज बैंक है और एनबीएफसी, इसमें गवर्नमेंट ने इसमें छूट दी हुई है सर, इनके लिए ये प्रोविजन लागू नहीं होता है। सर कई क्या होता है, किसान मालूम है कि 4 जगहों से माल खरीद के गाड़ी बना के लाता है, उसके बाद में उसको तो कैश चाहिए, क्योंकि पार्टी के ऊपर वो कभी बिलीव नहीं करता। कई बार ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पार्टी मालूम है कई जगहों में पेमेंट उसको नहीं, बहुत काट के पेमेंट देती है। नहीं, वो गलत है एक्चुअल में। किसानों के लिए और नेशनलाइज बैंक के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए ये 269 वाला ये रूल फॉलो नहीं होता। इस पे गवर्नमेंट ने इनको लाइक एक्सेप्शनल दिया हुआ है। आप ये देखिए स्क्रीन पर हमारी एक्सेप्शन ये लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे लेके। यस हाँ सर। जी सर। तो लालचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी जी सर। लालचंद जी, आवाज आ रही सर जी हमारी? हाँ आ रही आवाज आ रही है, बोलिए सर। सर जी, एक सज्जन को पेंशन मिलता है, पेंशन से वो अमाउंट अपने पत्नी को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। बैंक में जो सर पत्नी को ब्याज मिलेगा उस अमाउंट का, तो किसकी इनकम मानी जाएगी? उस पत्नी की इनकम मानी जाएगी कि जिन्होंने ट्रांसफर किया पैसा उनका माना जाएगा? वो ब्याज की इनकम पत्नी की होगी। ब्याज की इनकम सर जी पत्नी की होगी, ब्याज की इनकम पत्नी की होगी। टैक्स की लायबिलिटी पत्नी पर बनेगी फिर, हाँ, अगर ब्याज टैक्स। की इनकम पत्नी की होगी, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो गई। जी सर। ब्याज की जो इनकम है सेकेंडरी सोर्स होगी, वो पत्नी की लायबिलिटी हो जाएगी ब्याज की इनकम पर। अच्छा, पति से कोई मतलब नहीं रहेगा फिर नहीं, उस ब्याज अमाउंट की से? पत्नी से नहीं आएगा। और तो कोई सर प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें? इसमें प्रॉब्लम किस चीज की आएगी बताइए? बस यही सर पूछना था। कोई धारा वगैरह से, वो सेक्शन वगैरह से बताइए। इसमें सर सेक्शन लिखा तो है अभी। इसमें जो है इनकम क्लबिंग वाला सेक्शन जो होता है, इनकम क्लबिंग, जी क्लबिंग सर। ऑफ इनकम, आप उसको रेफर कर लीजिए। क्लबिंग ऑफ इनकम के ना साफ साफ बता रखा है कि किस केस में किन की इनकम मानी जाएगी, फर्स्ट सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। तो इन्हें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे उसमें माइनर का एग्जांपल भी दे रखा है, या फादर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर कर रखा है पैसा। तो ये सारे एग्जांपल क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन, क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर के अंदर कवर कर रखा है, इनकम टैक्स के अंदर। सो उसको रेफर कर लीजिए, तो सब चीज लिखी हुई है सेक्शंस। लालचंद जी कुछ और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा माइक्रोफोन ऑन करके। लालचंद जी, लालचंद साहब कोई और क्वेश्चन है पूछ लीजिए माइक्रोफोन ऑन करके अपना। नहीं सर जी, बस यही पूछना था कि वो पति को मिलता है पेंशन, पत्नी को ट्रांसफर कर दिए, तो किसी ने बताया कि जो पत्नी को उस अमाउंट पे ब्याज मिलेगा जितना, वह आप पति की मानी जाएगी। जी सही कह रहे हैं, पति की मानी जाएगी वो ब्याज की इनकम, क्योंकि पति को पेंशन मिल रही है, पति की पेंशन पत्नी को ट्रांसफर हो रही है, वो पत्नी का पैसा नहीं है, पैसा पति का ही है। वो इसमें से पति को पति के नाम ट्रांसफर करे या वो किसी और के नाम ट्रांसफर करे, क्योंकि सोर्स पैसे का ओनरशिप है, वो पैसे की ओनरशिप पति की है, इसलिए पैसा जो इनकम होगी, इंटरेस्ट इनकम होगी, वो भी पति की होगी। अच्छा सर जी। सर आप इसमें सेक्शन 64 रेफर कर सकते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम का, उसके अंदर जी सेम सर। एग्जांपल दे रखा है। जो आपका सवाल है उसका सारा आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, सेक्शन 64। ठीक है सर जी, ठीक है।
नगीन सर, कोई आपका सवाल है? नगीन भाई जी, नगीन सर जी, जी सर, जी सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सर। अब जी, अपना सवाल पूछिए, सवाल सर, पूछिए अपना। मेरा एक सवाल ये है, एक बहुत सारी एक कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत सारी एफआईआर्स होती हैं कि जी मेरा कोई प्रॉपर्टी का लेन देन किया है, प्रॉपर्टी में 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए जो है ना नगद दिए हैं, वो कैसे कवर होगा ये समझ में नहीं आता। लेने वाले के ऊपर और देने वाले के ऊपर कितनी पेनल्टी है, ये एक बार इस पर प्रकाश डालें सर। प्रॉपर्टी में बहुत सारा होता है ऐसा झोल झाल, और एफआईआर भी होती है। एक आदमी ने कह दिया, उन्होंने कहा जी मैं तो जो है ना ये सब 20 लाख रुपए दिए। अब वो 20 लाख रुपए भैया कैसे शो होंगे? लेने वाला कह रहा है, उन्होंने कहा जी मैंने तो ना लिए। अब वो कैसे जो है ना कवर होगा, और क्या लेने वाले और देने वाले के ऊपर क्या पेनल्टी, क्या सर्कमस्टांसेस है? सर यदि प्रॉपर्टी केस में 10 लाख से ऊपर 20 लाख रुपए 30 जितने आप पेमेंट कर रहे हैं, प्रावधान तो सेम ही रहेगा। यदि जो रिसीव कर रहा है वही 2 लाख से ऊपर कोई भी रिसीव करेगा, 2 लाख के उससे अधिक वो बंदा रिसीव करेगा, तो उसको तो 100% पेनल्टी जानी है उस जगह पे। तो आप कितना भी ले, कर लीजिए उसको भी। जी, लेने वाले और देने वाले दोनों के ऊपर रहेगी ना। दोनों के ऊपर पेनल्टी है सर। हाँ, और जो है ना लेने वाला कहता या देने वाला कहता मैंने तो नहीं दिया, या लेने वाला कहता मैंने नहीं दिए, उस कंडीशन में एफआईआर को कैसे कवर करेंगे? तो और प्रूफ तो अगर आपको, उसके बारे में शिकायत लगानी है तो किसको शिकायत लगाएंगे? तो जो एफआईआर लगा रहा है वही तो प्रूफ देगा, क्योंकि अभी हाँ, एफआईआर का केस अब मेरे स्कोप के बाउंड हो गया, क्योंकि अभी हाँ, सिर्फ लीगल मैटर्स होगा। अभी सर आपके हैंड में आ गई वो पूरी बात, हाँ। क्योंकि अब तो ये जो बंदा एफआईआर लगा रहा है उसकी जिम्मेदारी वो प्रूफ करे। वो प्रूफ करे, और उसकी अगर हमें शिकायत लगानी है तो हम शिकायत कहाँ जाकर लगाएं? वो शिकायत तो भी तो लगानी पड़ेगी। अगर वो भाई हम कह रहे हैं कि हमने तो नहीं लिया, तो अब हम उसकी शिकायत कहाँ जाकर लगाएं? भाई वो एफआईआर कर रहा है कि जी मैंने दिए आपको 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए, तो अब उसकी शिकायत कहाँ, हम उसको रिफ्यूज करें और उसकी शिकायत कहाँ जाकर लगाएं? सर ये सर पूछ आप जी। सर आपके पास कोई एविडेंस भी तो होगा ना कि आपने अगर 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए किसी आदमी को दिए हैं, तो आपने लिए ही किस नहीं है में दिया? हमने कैश लिए का नहीं। देखिए, हम इसलिए कैश का कोई ट्रांजेक्शन एंट्री तो होती नहीं बैंक के थ्रू। अगर आपने हाँ, 10 लाख रुपए दिए हैं तो हाँ। आपके पास कोई सोर्स तो होगा कि उसने रिसीव किए हैं या क्या दिया है, आपको नहीं, एग्रीमेंट उसने है, कुछ तो एफआईआर होगा। कर दी जी, मैंने एफआईआर कर दिया जी सीधी आपके खिलाफ। नहीं तो एफआईआर ऐसे वैलिड थोड़ी होगी जब तक उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा कि आपसे उसने पैसा लिया है। आपके पास कोई तो एविडेंस होगा, कोई राइटिंग में होगा, ये कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या बयाना का कुछ तो होगा ना। अब उस एफआईआर के अगेंस्ट में अगर हमें कहीं शिकायत लगानी है तो हम शिकायत कैसे लगाएं? सर एफआईआर के अगेंस्ट पे शिकायत के लिए तो आपके पास एविडेंस चाहिए ना। हर आदमी, कोर्ट भी एविडेंस मांगेगी, थाना भी एविडेंस मांगेगा कि आपने इस हाँ, आदमी को 10 लाख रुपए दिए हैं। हाँ। अगर वो आदमी मना कर रहा है नहीं दिए हैं, तो आप तो ये तो लिटिगेशन का मैटर है। यहाँ तो हम हाँ, केस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। ये तो कोर्ट दो में लाख सर रुपए आपको प्रूव करना पड़ेगा हाँ, इस चीज दो को। लाख रुपए 2 लाख रुपए से अगर ज्यादा उसने कैश रिसीव किया है तो उस पर पेनल्टी लगनी है हाँ, बयाना के तौर पे। अगर वो मना कर देता है कि नहीं साहब मैं क्या नाम है, मैंने तो नहीं लिए, तो उसमें आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं कर हाँ। तो सकते। उसी के लिए तो हम लेने वाली पार्टी की तरफ, रिसीविंग वाली पार्टी की तरफ से है ना कि जी हमने नहीं लिए। अब हम कैसे जो है ना उसको कहीं पे शिकायत लगाएं, या उसको कैसे उसको वो करें, क्योंकि उसने तो एफआईआर लिखवा दी, पुलिस वाले मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। नहीं, उसके नहीं लिए तो तो एफआईआर का रजिस्टर होने के बाद एफआईआर सर क्या, कोर्ट के थ्रू ही हो पाएगा प्रोसेस। ये तो कोर्ट प्रोसीजर है ना, लिटिगेशन का मैटर है। कोई अगर आपके पास उसके अंदर आप एविडेंस प्रूफ कर दो, उसके बाद वो फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे अपनी, तो एफआईआर खत्म हो जाएगी। खत्म हाँ हो जाएगी। सही कह अगर रहे हैं। आपके पास प्रॉपर प्रूफ हो तो। जी, आपको प्रूफ करना पड़ेगा सर उसमें भी। कि हमने आपको लिए, अलग से शिकायत करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। हमने लिए नहीं है, उसका प्रूफ कैसे करेंगे हम? आप ये बताइए ना, हमारे को ना कैश में मिला है ना अकाउंट में मिला है, हमारे अकाउंट दिए हैं, आप अपना इन्वेस्टिगेशन दिखा सकते हो। वो हाँ। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, आप इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करो उनके। अच्छा, उसकी वैसे स्पेसिफिकली इनकम टैक्स में वो नहीं लग सकती कि भी इन्होंने मेरे खिलाफ गलत एफआईआर लिखा नहीं रखी है और नहीं, वो चीज इसके ये अलग मैटर पड़ गया, इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है ये सर। ओके, ओके। ये लिटिगेशन का मैटर है सर, इससे कोई रिलेटेड नहीं एक है। बार हम कैश एफआईआर रजिस्टर्ड ट्रांजेक्शन में होगी तो बात सर कर स्टेट केस बन जाता है, तो वो फिर कोर्ट के थ्रू ही हो पाएगा। हाँ, हाँ।
चलिए। सर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में खाली 20,000 रुपए का कैश लेन देन हो सकता है, ना कि 2 लाख रुपए का। मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि हम तो यही रिफ्यूज कर रहे हैं कि हमने तो लिया ही नहीं है एक रुपया भी, ऐसा। नहीं सर, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में खाली 20,000 रुपए का कैश में लेन देन हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार। वहां तो दोनों पर 100% लग जाएगी, मैं तो बिना मतलब की मरूंगा। नहीं सर, दिव्यांशु जी, इसमें आपका डिफाइन करना पड़ेगा। अगर वो सेल परचेज का काम करता है आदमी, तो वो हाँ। ट्रेडिंग के प्रोसेस में आएगा। अगर ऐसे वो ब्रोकर है, या अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, जैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है और मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए हैं, तो फिर उसमें हम 20,000 रुपए की लिमिट पे आएंगे। अगर हम सेल परचेज का, जैसे अगर हमने सेल परचेज का हमारा काम है, तो वो 2 लाख रुपए हाँ का है। इसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि किस हाँ, कैटेगरी में है। जैसे बिल्डर्स होते हैं उनके लिए अलाउड होता है, नॉर्मल पर्सन के लिए बिल्डर अलाउड नहीं बिल्डर के लिए तो अलाउड है, लेकिन अगर वो नॉर्मल पर्सन है, जैसे मैंने अगर ये दिव्यांशु से कोई चीज परचेज करी है, तो उसके लिए तो 20,000 रुपए का है ये ट्रांजेक्शन। उससे ऊपर मैं जाऊंगा तो बटने चोले मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी। वो सोर्स ऑफ है ना उसका, तो बिजनेस यही है कि भाई वो सेल परचेज का काम करता है। लाइक बिल्डर के केस में है ये। जी। वैसे 20,000 रुपए लिमिट है। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, हमारा तो वही है ना कि हम तो यही कह रहे हैं। उसने सामने वाले ने रिपोर्ट लिखा दी, हमारी FIR करा दी, जी आपने जो है, हमने आपको 20 लाख रुपए दे दिए। नहीं तो वैसे भी वो वैलिड नहीं है। अगर उसने लिखाई है तो कहीं तो कोई प्रूफ आपने कुछ दिया होगा ना, रिसीविंग का या सर। बेचिंग FIR का। ना सर डायरेक्टली ऐसे मतलब रजिस्टर नहीं कर सकते बिना प्रूफ के, उसलिए उनको प्रूफ करना पड़ेगा पहले रजिस्टर करने से पहले, हाँ। हाँ, क्योंकि उसमें बिना उसके उनको भी FIR दर्ज भी नहीं हो सकती। चार्जशीट वगैरह सब लगती है, उसमें सब कुछ इन्वेस्टिगेशन डालना पड़ता है उनको। हाँ। जी। ठीक। राइट सर। जी भाई का और कोई सवाल हो तो बताएं, शेष रह गया हो। अदरवाइज मैं अपने देवेंद्र वाधवा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का वोटर थैंक्स करें, और उसके बाद सर आपसे सर काम मेरा करें। मेरा एक सवाल है सर। जी बोलिए। सर एक बंदे ने जो है जिला पंचायत से लाइसेंस ले रखा है। जी जी सर। उसने 30 लाख रुपए की फीस जमा करनी, जी और उन्ने अपने करंट खाते से अलग अलग आदमियों से जो है पैसे लेके अपने खाते में 30 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, ठीक है। फीस जमा कर दी। अब उसे जो अपना काम करना है वो कैश में होता है, जैसे सड़कों पर जाए रसीद वगैरह काटते हैं, वो उससे जो है कैश जमा करेगा। अब उनने वो अपना करंट खाता बंद कर दिया, क्योंकि उसने आगे जो है फीस, आखिरी फीस थी वो जमा कर दी। अब वो क्या, वो जो पैसा है वो अपना खाते में जमा करके तभी उन पार्टी को देगा, या कैश में दे सकता है उनको जिस पर से उधार ले रखा है उसने। वापसी वाला मतलब उसे सर वापसी अकाउंट से ही करने पड़ेंगे जिस पर से उधार लिए थे, या वो कैश में दे सकता है। सर वो कैश में अगर ना दे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ऑनलाइन उसमें ट्रांजेक्शन उनके पास आया है तो वो सीधा ऑनलाइन ही पेमेंट करे उनको, मतलब बाय UPI हो गया या फिर NEFT वगैरह हो गया या चेक के थ्रू हो गया। क्योंकि अगर कैश में देंगे, कैश में 20,000 से ऊपर नहीं दे सकते वो, और उसके लिए भी उनको रसीद लेनी पड़ेगी उनसे। अच्छा सर, नहीं वो कैश में उन्हें पेमेंट नहीं कर सकता। नहीं सर, क्योंकि आगे जाके वो दिक्कत पड़ेगी उसमें कि आगे वो प्रूफ नहीं कर पाएगा कि कैसे कैसे नहीं इतना कैश सर, क्यों दिया उसमें किसी ने। उसमें फिर एक दिक्कत है सर, मान लो उसने 30 लाख रुपए वापसी अपने अकाउंट से देने हैं, तो फिर वो कैश उनके अकाउंट में जमा करना पड़ेगा 30 लाख रुपए। तो फिर नहीं उससे पूछा जाएगा भाई ये पैसा इतना कहाँ से है। वो तो उनके पास उन्होंने कोई ठेका लिया है ना, तो वो चीज तो वो दिखा सकते हैं उनको, जो ठेका है उसके अगेंस्ट उन्होंने पेमेंट मिली है, वो उन्होंने कैश डाली है। तो अगर वो कैश में दे दे उन्हें, क्योंकि वो जो है जिससे लिया है वो ऐसा तो है नहीं कि वो जो है दोबारा कहेंगे कि भाई मेरे पैसे दो वापसी, और हमने जो है अकाउंट में दे रखे हैं। सर कैश में पर इतना मोटा अमाउंट नहीं दे सकते, 20,000 से ऊपर अमाउंट में आपको पता नहीं पेनल्टी है। नहीं, उसने 30 लाख रुपए लिए हैं, मतलब 6-7 आदमियों से ले रखे। जी। अब वो ज्यादा अमाउंट तो है नहीं, किसी में तो 5 लाख लिए, किसी में तो 4 लाख लिए, किसी में तो 7 लाख लिए। वो ऐसे ऐसा इकट्ठा है है, ना एक पेमेंट पर्सन। जो पेमेंट बस करेंगे वो एक बार में पूरा, मतलब इतना मोटा अमाउंट नहीं कर सकते कैश में,
वो छोटी छोटी अमाउंट में करे, 20,000 के अमाउंट में, और क्या नाम है, उसकी नहीं भी सर, रसीद ले ले उनसे। जी जी, नहीं सर, मैं ये कह रहा था, जैसे मतलब किसी से 4 लाख ले रखे उसने, जी, और वो 4 लाख उसे कैश में दे दे। इसमें ये सर जिला दिक्कत रहेगी, जिला इनकम टैक्स जिला पेनल्टी पंचायत रहेगी। क्या एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में आता है? एग्रीकल्चर लिस्ट में? नहीं सर, नहीं, वो इसका जिला बिजनेस क्या है? पंचायत के इसका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? बिजनेस क्या है? जिला पंचायत के अकॉर्डिंग जो है जी, जो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर, उस पर ठेका छूटता है, गाड़ियां आती हैं, उनसे जो है रसीद काटते हैं। उसके कॉन्ट्रैक्टर होंगे ठीक है। सर वो, है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आगे जो पेमेंट करेंगे ना, उनके पास जो पेमेंट अगर कैश में आई होती तो बात अलग है। उनके पास ऑनलाइन पेमेंट आई है, तो वो अगर मतलब देखिए, ऑनलाइन ही करे, रीपेमेंट मतलब। रीपेमेंट भी बीसीआर कर सकता है, और रिसीव भी लोन और एडवांस में भी बीसीआर ले सकता है। इससे ज्यादा नहीं ले सकता इस पर्टिकुलर क्लोज में। जी सर। और 35,000 रुपए की लिमिट है। अगर उसका लाइक लीजिंग का काम है, लाइक, या अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो उसमें ये लिमिट 35,000 है, 20,000 की जगह। जी, तो उसमें ये डिफाइन करता नहीं है, तो इसके लिए 20,000 ही रहेगा। तो सर उसे अकाउंट से ही वापसी देने पड़ेंगे। जी हाँ। जी सर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने देवेंद्र Thank- वाधवा जी से रिक्वेस्ट करूँगा, वाधवा जी साहब। सर 1 मिनट सर, नमस्ते सर। अभी अच्छा, आपका भी है कमल भाई? जी सर। जी कमल ये पार्टी वो जीएसटी से रिलेटेड है सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा। सर ये आप तो इनकम टैक्स के बोलने स्पीकर हैं, आप तो नहीं जानते मेल कर जीएसटी? दीजिए, जो भी अदर क्वेरीज हो तो आप उसको मेल कर दीजिए थोड़ा सा। नहीं कमलेश भाई, आप इनकम टैक्स की खाली बोलेंगे, जीएसटी पे नहीं जानते। नहीं नहीं, वो चलिए ठीक है, मैं आपसे नहीं पूछ लूंगा नहीं सर, कोई नहीं, मुझसे दिक्कत नहीं। मेरे को बताइएगा, मैं आपको अंकित जी का नंबर दे दूंगा, या संदीप हाँ, अंकित जी से पूछ लेंगे, अंकित जी से। अंकित जी जी या संजय भटनागर जी से पूछ लीजिएगा, जी 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 सर। वो कर देंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। वाधवा साहब, जी सर। आज का सर वोट ऑफ थैंक्स आप करिए, फिर उसके बाद राष्ट्रीय गान कीजिए प्लीज कर। मैं देवेंद्र वधवा एडवोकेट सहारनपुर से सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज के सरस्वती पुत्र को धन्यवाद देने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं अपनी ओर से, उपकाश की पूरी टीम की ओर से, होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश तथा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड सहारनपुर की ओर से आज की वेबिनार के सरस्वती पुत्र आदरणीय श्री दिवांशु जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने एक बहुत ही ज्वलंत बिंदु इनकम टैक्स में कैश ट्रांजैक्शन पर हमारा मार्गदर्शन किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वेबिनार के सफल आयोजन के लिए उपकाश की पूरी टीम का, शैलेश सर का, संजय भटनागर सर का, अंकित गर्ग जी का, प्रियांक भारद्वाज जी का, और हम सबके आदरणीय हर्ष शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रत्येक सप्ताह आपका प्रयास सफल होता है और हम अपना ज्ञानवर्धन कर पाते हैं। आज की वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब राष्ट्रगान के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गान। जन गण मंगल दायक जया हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय जय हे। भारत माता की जय। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी साथियों को बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
सर आप सबको भी अगली बार होली फिर की आपसे बहुत मुलाकात हार्दिक होगी शुभकामनाएं। नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी ठीक है मच। ठीक सर। नमस्कार। आप लोगों ने सुना आज तसल्ली से, बहुत अच्छा आराम सुना, बहुत बढ़िया सर ने टॉपिक बताया, बहुत अच्छा था कि किस तरीके से हमें कैश ट्रांजेक्शन्स के बारे में काफ़ी ज्ञान दिया आज, जिन लोगों को पता नहीं था। बहुत सारी चीज़ें थी आज जो लोगों को ज्ञान नहीं थी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सर ने बहुत क्लियरली बताया इस बारे में। फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो आप सर से पूछ सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, cdivyanshu@gmail.com। सर पीपीटी शेयर करवा देना ना। जी जी सर। सर पीपीटी मुझे आप सब दे दीजिएगा सर मेरे व्हाट्सएप जी पे, जी या मेरी मेल आईडी भी आपके पास? जी जी सर, मैं शेयर कर दूंगा आपको, व्हाट्सएप कर दूंगा जी सर। जी, फिर मैं सर शेयर करता रहूँगा, जो मांगता रहेगा मैं आपको देता जी जी रहूँगा। जी सर। ओके सर। ठीक है सर, हर साहब थैंक हैप्पी होली टू यू। सर सर आपको भी सेम टू यू हैप्पी सर, होली सेम टू सर। यू। ओके सर। ठीक ओके आपके यहाँ दिव्यांशु तो बाय। आगरा में बड़ी सर जबरदस्त होली खेली गई कल बार में, क्यों दीपक जी? नमस्कार है। सर। नमस्कार, मैं कह रहा हूँ, तो आपके यहाँ होली बड़ी जबरदस्त खेली गई है बार में। हाँ सर जबरदस्त आज भी होली का प्रोग्राम चल रहा है सर। मैं अच्छा, एकदम वेरी गुड। दिव्यांशु बोल रहा था ऊपर आया इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ओके सर, थैंक यू, बाय बाय।